नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका टीचर, आपका मेंटर आशीर्वाद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी यूपीएससी के चैनल पे, जहां हम बात करेंगे आपके साथ अपने स्पेशल टॉपिक पे। दोस्तों मैं आगे बढ़ूं उससे पहले जब बताना चाहूंगा, अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए बहुत शानदार ऑफर। दोस्तों आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के साथ यूट्यूब पर। दोस्तों फ्री चैनल है हमारा यूट्यूब के, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ स्पेशल क्लासेस में और जुड़ सकते हैं हमारे प्लस और आइकॉनिक बैचेस में। दोस्तों क्या ऑफर चल रहे हैं आपके लिए जानकारी देना चाहूंगा अनअकैडमी के साथ आपको। दोस्तों यहाँ पर आप जुड़ते हैं अनअकैडमी की टीम से तो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से जुड़ने का मौका मिलेगा। दोस्तों क्लासेस, लाइव क्लासेस में यहाँ पर, और इन तक एक्सेस कैसे करें बताऊंगा मैं आपको, लेकिन सबसे जानकारी मिलना चाहिए आपको वो ये है सर, आगामी 8 अगस्त को यानी 8 तारीख को हम बात करें यहाँ पर सुबह 11 बजे अनअकैडमी का कॉम्बैक्ट है। दोस्तों संडे का दिन अनअकैडमी कॉम्बैक्ट होता है हर संडे सुबह 11 बजे। जी हाँ दोस्तों 11 बजे अनअकैडमी का कॉम्बैक्ट होगा। 60 मिनट 56 क्वेश्चन, जी हाँ 56 क्वेश्चन आपके लिए होंगे दोस्तों इस बार, और आप इसमें जीत सकते हैं सर। यदि आप अच्छा रैंक लाते हैं तो अनअकैडमी की स्कॉलरशिप है आपके लिए, डिस्काउंट है अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज में, और साथ ही साथ आपके पास आईपॉड मिनी, ये स्पीकर्स या अमेजन के वाउचर जीतने का बहुत शानदार मौका है दोस्तों। तो आइए जुड़िए हमारे साथ 8 अगस्त को सुबह 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैक्ट में। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आप जुड़ सकते हैं हमारे अनअकैडमी के बहुत शानदार ऑफर में, जो समय डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। डिस्काउंट ऑफर क्या है सर? यदि आप ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी का कॉम्बो दोस्त क्या होता है, जहां पर जीएस प्लस ऑप्शनल एक साथ आप लेते हैं, जीएस प्लस ऑप्शन आप एक साथ कोर्स लेते हैं दोस्तों, तो आपको हैवी डिस्काउंट है। 25 प्लस 10% डिस्काउंट है दोस्तों, यानी कि लगभग 45% डिस्काउंट दोस्तों मिल रहा है, और उसका फीस हो जाती है लगभग आपकी 49,000 फीस होगी दोस्तों आपके लिए। 49,000 फीस में आप जुड़ सकते हैं एक साल के जीएस प्लस ऑप्शनल के हमारे प्लस कोर्सेज से, जीएस प्लस ऑप्शनल के प्लस कोर्सेज से एक साल, और न केवल एक साल दोस्तों, क्योंकि चल रहा है इस समय ऑफर, तो महा ऑफर है, यानी जुड़े रहेंगे हमारे साथ आप अगले साल मेंस तक के लिए। जी हाँ दोस्तों जुड़े रहेंगे अगले साल मेंस तक के लिए हमारे साथ आप, और ये है महा ऑफर आपके लिए। इसके अलावा दोस्तों इसी में आपके लिए कंप्रहेंसिव टेस्ट सीरीज है, पीटी का, मेंस का, जीएस का, ऑप्शनल का। जी हाँ दोस्तों तो टेस्ट हैं आपके इसमें शामिल दोस्तों। इसी ऑफर में शामिल है आपके लिए बुक्स का ऑफर। जी हाँ बुक्स मिलेंगी आपको यहाँ पर, 20 बुक्स का ऑफर शामिल है सर आपके लिए इसके अंदर। इसी ऑफर में दोस्तों आपको दिया जा रहा है, जी हाँ, सीएससी एश्योर। जी क्या है सर ये? 2+1 ऑफर कहते हैं दोस्तों। यदि आप 2 साल का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं हमसे, तो आपको मिलेगा क्या दोस्तों, यहाँ पर 1 साल का अतिरिक्त मिल सकता है। यदि आप अटेम्प्ट दे रहे हैं और नहीं हो रहे हैं, सिलेक्ट नहीं हो पाए किसी कारणवश, तो आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन और ले सकते हैं यहाँ पर अनअकैडमी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर। इसके अतिरिक्त दोस्तों मेंटरशिप वीक चल रहा है। यदि आप आइकॉनिक कोर्स लेते हैं जीएस का, हमारा आइकॉनिक कोर्स, तो केवल 2,000 रुपये पेमेंट करके, केवल एक्स्ट्रा 2,000 पेमेंट करके आप ऑप्शन हासिल कर सकते हैं। यानी आइकॉनिक जीएस आप लेते हैं 1 साल का कोर्स, तो आप महज आपको 2,000 और पेमेंट करना है, और आपको मिलेगा सर क्या? ऑप्शनल का कोर्स भी। जी हाँ दोस्तों तो बहुत कम फीस है, बाकी सारे ऑफर रहेंगे। यहाँ भी ऑफर चल रहे हैं दोस्तों, मेंटरशिप वीक है आपके लिए, कॉम्बो ऑफर है दोस्तों, इतने अधिक ऑफर आपके लिए चल रहे हैं। समय अनअकैडमी के लोन सुविधा भी चल रही है आपके लिए। केवल जीएस में आना चाहें दोस्तों तो प्लस जीएस और आइकॉनिक जीएस। प्लस जीएस आप जानते हैं दोस्तों, वीकली टेस्ट, लाइव क्लास है, आपके एजुकेटर से बात करने का मौका है। वहीं आपके पास आइकॉनिक में एनालिसिस है सर, गाइडेंस है, मटेरियल है, प्लानर है, यानी कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर एडवांटेज मिलेगा आइकॉनिक का। सर फीस कितनी है? 44,000 दोस्तों प्लस की 1 साल की फीस, और आइकॉनिक की फीस कितनी है सर? 67,000 आफ्टर डिस्काउंट आपकी आइकॉनिक की फीस। दोस्तों क्या करना है डिस्काउंट के लिए? कोड याद रखिएगा दोस्तों, मेरा आशीर्वाद 10 मेरा कोड है, और इसको आप यूज़ करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एडिशनल फीस में डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं यदि आप यूज़ करते हैं आशीर्वाद 10 कोड। तो दोस्तों बाकी केवल ऑप्शन लेना चाहें तो ऑप्शनल की फीस है 24,000, ऑप्शन का फीस 1 साल का, इसमें आपको डिस्काउंट प्राप्त हो सकता है यदि आप यूज़ करते हैं आशीर्वाद 10 कोड। दोस्तों याद रखिए 4 अगस्त से हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं। नए बैचेस में मेरे द्वारा लाया जा रहा है दोस्तों, साइंस टेक चल रहा है, इकोनॉमी का क्रैश कोर्स, साथ में इंटरनल सिक्योरिटी और करंट अफेयर्स। ये 3-4 सेगमेंट आने वाले दिनों में लेने वाला हूं दोस्तों। जुड़ सकते हैं मेरे साथ आप हमारे इन ऑफर्स, इन बैचेस के साथ ही साथ फ्री टेस्ट सीरीज आपकी स्पेशल क्लास में दोस्तों। अब सर स्पेशल क्लास क्या होती है दोस्तों? स्पेशल क्लास की बता दूं मैं आपको, यहाँ पर हमारा स्पेशल क्लास फीचर दोस्तों, जहाँ पर इंटरेक्टिव लाइव क्लास है, फ्री क्लासेज हैं। पहली बात तो ये पूरी फ्री क्लास है, एब्सोल्युटली फ्री क्लास है दोस्तों, जहां आप सवाल पूछ सकते हैं, अपना वॉइस रेज करके आप लेक्चर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, आप यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं टेस्ट के अंदर। यानी स्पेशल क्लास में काफ़ी सारे फीचर होते हैं दोस्तों। और मेरा स्पेशल क्लास अभी जो आएंगे आपके लिए 1-2 दिन में आपके लिए, सैटरडे संडे में जो आप क्लास आने वाले हैं आपके लिए दोस्तों, हम बात करेंगे आपके साथ पूरे वीकेंड, पूरा मंथ खत्म हो रहा है, उसका पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे आपके साथ। प्लस जो प्रीवियस क्लास मेरी जा चुकी है दोस्तों को जरूर देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर, चाहे इंडियन डायस्पोरा की क्लास हो, या इंडिया पाकिस्तान संबंधों की, इंडिया अफगानिस्तान संबंधों की, या हमने जो बात की थी पूरा यूएन संगठन के ऊपर। तो काफ़ी क्लास में अभी वहाँ पर रिकॉर्डेड पड़ी हैं, जाके देखिए आराम से, नोट्स पढ़े, वहाँ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। तो ये है दोस्तों स्पेशल क्लास का फीचर आपके साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए बात करते हैं टॉपिक पर, तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों सेशन को आपके साथ। क्या है पहली खबर हमारी?
देखिए, देश में वैक्सीनेशन, जी हाँ, टीकाकरण की दर की बात करें, ग्राफ आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, आप देखिए ग्राफ को, थोड़ा ध्यान से थोड़ा समझिए ग्राफ को। ये ग्राफ कह रहा है दोस्तों कि हमने लगभग 16 जनवरी को स्टार्ट किया था वैक्सीन लगाना दोस्तों, 16 जनवरी को। तब 1 लाख, एक महीने मतलब 10 लाख वैक्सीन पर डे, तो 1 लाख 2 लाख लगा रहे थे, फिर धीरे धीरे करते हम लोग 10 लाख वैक्सीन पे आए मार्च के फर्स्ट वीक में। उसके बाद वैक्सीन बढ़ने लगी देश के अंदर। मई तक आते आते हम लोग टच कर चुके थे, 35-40 लाख पर डे लगा रहे थे। फिर कमी आई, फिर 1 मई से राज्यों के हाथ में आ गई ताकत, और फिर वैक्सीन 20 लाख 30 लाख पर डे देश में लग रही थी। 21 जून से भारत सरकार ने फिर संभाला सारा मामला, और 21 जून को स्पाइक देखा हमने सडनली एक, और वो एक स्पाइक पहुंच गया 80, 82, 92 लाख तक। जी हाँ, 92 लाख वैक्सीन लगी 21 जून को देश के अंदर। उसके बाद वापस आ गया वो ग्राफ अपनी अपनी जगह पर, और फिर वहीं चल रहा है लगभग 40 लाख के आसपास। जी हाँ, पिछले कई दिनों से देश में 40 लाख वैक्सीन पर डे लग रही हैं। यहाँ पर अब पूछा गया सरकार से, अब क्या समस्या है देश में, अब राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ये काम कर रही है, तो केंद्र सरकार का कहना है कि अब इसके लिए जिम्मेदार है प्राइवेट सेक्टर। जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर जो वैक्सीन नहीं लगा पा रहा, हमसे 25% वैक्सीन लेता भी है प्राइवेट सेक्टर, उसके बाद भी वो नहीं लगा पा रहा है। तो अब केंद्र सरकार के पास एक नया तर्क है यहाँ पर वैक्सीन अधिक ना होने का। मैंने पहले भी कहा था, एक दिन लगाई आपने 92 लाख, 92 लाख लगाई, मैंने कहा वेट करिए 10 दिन 15 दिन, फिर देखेंगे कितने वैक्सीन लग रही है। आज जब 1 महीने बाद की बात करें हम लोग, तो यहाँ वैक्सीन की दर फिर से आ गई 40 लाख के आसपास, और प्राइवेट सेक्टर पर दोष दिया जा रहा है मंत्री द्वारा। यहाँ पर उनके द्वारा कहना है कि प्राइवेट सेक्टर को अधिक वैक्सीन लगानी चाहिए, क्योंकि वो 25% वैक्सीन हमसे या कंपनियों से खरीद रहे हैं, 25% कोटा उनके पास है, उनको वैक्सीन लगानी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, लगाइए सर। लेकिन दूसरी बात वो ये भी कह रहे हैं, उनका कहना है कि विदाउट प्राइवेट सेक्टर हेल्प हम लोग पूरे देश में वैक्सीन लगाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा जल्द से जल्द। तो हम चाहते हैं लगाई जाए, लेकिन हम लोग तो लगाएंगे, चाहे वो सेक्टर मदद करे या ना करे, प्राइवेट सेक्टर आगे आए या ना आए। यहाँ पर वो कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर से उम्मीद करते हैं, वो क्या उम्मीद करते हैं सुनिए आराम से। उम्मीद करते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जहाँ वैक्सीन हेजिटेंसी काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ वैक्सीन को लेकर लोगों में नकारात्मकता काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर आपको कैंप लगाने चाहिए और अपना 25% कोटा प्रयोग करना चाहिए। क्या आप भूल गए मंत्री साहब कि प्राइवेट सेक्टर इन इलाकों में क्यों जाएगा जहाँ तक जाने की लागत ज़्यादा हो, जबकि आपने कहा है केवल 150 रुपये ही आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं वैक्सीन के ऊपर। आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं कर रहे यहाँ पर, वहाँ पर वैक्सीन रखने की लागत, वहाँ तक ले जाने की लागत कहीं ज़्यादा होगी। तो हमें क्या बोल रहे हैं हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं किनसे, प्राइवेट सेक्टर से, कि आप बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल के रूरल एरिया में जाइए, वहाँ पर वैक्सीन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वैक्सीन रखने की जगह नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, वहाँ प्राइवेट सेक्टर जाए। वैक्सीन हेजिटेंसी लोगों में मना करते हैं लोग, ख़राब होगी वैक्सीन, वहाँ जाके वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें लोगों को, और उस पर केवल 150 रुपये अतिरिक्त चार्ज करे, और पैसा तो लेगा ही लेगा। क्या आपको लगता है जिस इलाके में सरकार फ्री में वैक्सीन लगा रही है, लोग नहीं लगवा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की महंगी वैक्सीन कोई लगवाएगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या प्राइवेट सेक्टर लगाने गया भी तो क्या जो 150 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज आपने कहा परमिशन दी है, क्या वो पर्याप्त होगा? तीसरी बात, आप अगर उम्मीद कर रहे हैं कि शहरों में आप लगाएंगे, अर्बन एरिया में सरकार लगाएगी और रिमोट एरिया में जाकर प्राइवेट लगाएगा, तो ये सरकार की सोच की गलती है। यहाँ पर आपको समझना होगा, अर्बन एरियाज़ में जहाँ पर लोग, शहरों में पैसा है लोगों के पास, वो जा सकते हैं, इजी एक्सेसिबिलिटी है, अस्पतालों को लगाना आसान है, उनका नेटवर्क पे शहरों में है, वो लगाना चाहेंगे। लेकिन ग्रामीण इलाकों में, रूरल इलाकों में सरकार को ही ध्यान देना होगा, निजी कंपनियां नहीं जाएंगी। ये आपकी सोच ही यहाँ पर गलत दिखती है। तो निश्चित तौर पर ये एक अपने आप में नासमझी का परिणाम है। आप उम्मीद कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट करेगा आपको उन इलाकों में जाके वैक्सीन लगवाने जहाँ प्राइवेट या हेजिटेंसी ज़्यादा है, वो नहीं जाएगा। उसमें मार्जिन फिक्स कर दिया आपने उसके 50 रुपये, तो वो नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो ऐसे में ये दोष देना प्राइवेट सेक्टर की, आप जिम्मेदार हैं। पहले आपने कहा कि राज्य जिम्मेदार हैं, अब कह रहे हैं आप प्राइवेट सेक्टर जिम्मेदार है। यानी कहीं ना कहीं अपनी गलतियाँ, जो हमारी गलतियाँ हैं, गलतियों को स्वीकारने की जगह हम दूसरे पे दोषारोपण कर, मान लीजिए गलती हो रही है यार, नहीं पहुंच पा रही वैक्सीन, नहीं बन पा रही, कोई बात नहीं, देश समझता है चीज़ों को, सरकार एफर्ट तो कर रही है, सरकार पूरा प्रयास कर रही है वैक्सीनेशन लगाने का, लोग नहीं लगवाना चाहते या लोग हेजिटेंसी लोगों के अंदर है। अब ये कहना कि हेजिटेंसी को दूर करने के लिए प्राइवेट सेक्टर वहाँ जाए, ये तर्क थोड़ा समझ में नहीं आता हमको यहाँ पर। हाँ, आप प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट कीजिए, या तो फिर उनको सस्ती वैक्सीन दिलवाइए, या फिर उनको खर्चा दीजिए, एक सब्सिडी दीजिए। यहाँ पर आप उनसे उम्मीद करें कि 50 रुपये में वो गांव में जाएं, अवेयर करें लोगों को, उनसे कहें वैक्सीन लगवा लो। कौन प्राइवेट सेक्टर जाएगा यार? उस पर रेफ्रिजरेटर चाहिए, आपको फ्रिज चाहिए रखने का, कॉस्ट लगती है वैक्सीन को रखने की आपकी, और आपको लगता है प्राइवेट सेक्टर जाएगा? जी नहीं, नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए सर,
तो यहाँ पर निजी क्षेत्रों को मदद करनी चाहिए, शहरों के अंदर मदद करें, शहरों के अंदर ठीक रहेगा, रूरल एरियाज़ में जाकर उसको मतलब नहीं निकलने वाला। तो यहाँ पर कुल मिलाकर सरकार को ही अपने आप में अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी, सरकार को हेजिटेंसी दूर करनी होगी। प्राइवेट सेक्टर के वैक्सीन लगा सकता है वो अर्बन एरिया में जहाँ उसको प्रॉफिट होता है। तो इससे उम्मीद करेंगे हम लोग विदाउट सब्सिडी यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर से गलती होगी, कोई बात नहीं, उम्मीद करेंगे समझेंगे मंत्री साहब इस बात को। यहाँ पर क्या ये न्यूज़ क्लियर है दोस्तों आपके लिए? क्या ये न्यूज़ क्लियर है? अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछूं जनरल आइडिया, भारत में निजी क्षेत्र वैक्सीन में या वैक्सीनेशन में प्राइवेट सेक्टर को शामिल करना क्यों ज़रूरी है? क्या इसके काम हो सकता है ना? जी हाँ, सेक्टर को शामिल करना ज़रूरी है। क्यों? इनके बात करें, इनके पास मेडिकल स्टाफ है, पहली बात तो दो राय नहीं है, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ इनके पास है। तो वैक्सीन के लिए जो हमको ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता है वो इनके पास है। इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, वैक्सीन को रखने की, वैक्सीन को स्टोर करने की फैसिलिटी इनके पास है। इनका नेटवर्क भी ठीक है, शहरों में अच्छा नेटवर्क है, स्मॉल टाउन, स्मॉल टियर 3 शहर में नेटवर्क भी ठीक है इनके पास। तो हमें इनके रिसोर्स, इनके नेटवर्क, इनके वैक्सीन इंफ्रास्ट्रक्चर का, इनके मेडिकल स्टाफ का यूज़ करना होगा, हमें यूज़ करना होगा उसका, और प्राइवेट सेक्टर को शामिल करना एक समझदारी वाला काम है। ठीक बात है। तो फिर गलतियाँ कहाँ हो रही हैं? प्राइवेट सेक्टर को हम जो शामिल कर रहे हैं, हमने कोटा फिक्स कर दिया है यहाँ पर उनके लिए। जैसे 25% वैक्सीन, क्या आबादी, शहरों की आबादी 25% तैयार है लगवाने के लिए महंगी वैक्सीन, जबकि सरकार ऑलरेडी काफ़ी लगा चुकी है लोगों को। शहरों में ऑलरेडी काफ़ी अच्छे वैक्सीनेशन हो चुका है देश के अंदर, तो शहरों में स्पेस ही नहीं बचा। आपसे उनसे कह रहे हैं कि आप 25% खरीद रहे हैं और वैक्सीन बेकार कर रहे हैं। तो आप शहरों में वैक्सीन लगाएंगे, लोग आपसे लगवाएंगे, क्यों उनसे आप पेमेंट देकर लगवा रहे हैं वैक्सीन यहाँ पर? तो बस सीधी बात है, वैक्सीन खराब जाएगी ही जाएगी, उनका कोटा खराब होगा ही होगा। तो सरकार को कोटा फिक्स ना करके जो आपको वैक्सीन लेना ले लो यहाँ पर, बाकी हम ले लेंगे मार्केट से, ठीक है? तो यहाँ पर सरकार को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए अपने लिए। चलिए ठीक है, चलिए मूव करते हैं दोस्तों, अगली खबर पे आएंगे आपके साथ। अगली खबर पे आएंगे हम लोग। तो मीराबाई चानू, याद रखिएगा इनका नाम, पहला मेडल जीता है ओलंपिक के लिए। तो टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल जीता कल उन्होंने, अपने जानते हैं, देश के लिए। मणिपुर से आती हैं, 26 साल की वेट लिफ्टर, कर्णम मल्लेश्वरी के बाद वेट लिफ्टिंग में पदक दिलवाने वाली महिला। तो निश्चित तौर पर काफ़ी बड़ा सम्मान भारत के लिए, सिल्वर मेडल जीता उन्होंने। चलिए नाम याद रखिएगा। हालांकि बहुत मेडल मिलने वाले हैं, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं हम लोग। मैं आज पढ़ रहा था कि भारत सरकार को इस बार उम्मीद है कि हमारी मेडल टैली डबल डिजिट में जाएगी, डबल डिजिट, यानी 10 अंक पदक से ज़्यादा पदक मिलेंगे हमको। और इसलिए हमने कंटिजेंट भेजा है अपना 3 डिजिट वाला, 100 से ज़्यादा अपने खिलाड़ी भेजे हैं अपने इस बार। तो उम्मीद करेंगे कम से कम डबल डिजिट का तो हम लोग मेडल लेकर आएँ, बिल्कुल लेकर आएगा देश, उम्मीद करते हैं हम लोग। चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे सर। ठीक है, डबल डिजिट मतलब समझ सकते हैं, मतलब यहाँ पर पदक जो मिलेंगे हमको 10 से ज़्यादा पदक मिलेंगे हमको। देखिए एक बात हमेशा मैं कहता हूँ, और ये बात स्पोर्ट्स में लिखा भी जाता है, कभी निबंध आया स्पोर्ट्स पे आया है, किसी भी देश का स्पोर्ट्स मेडल टैली, ओलंपिक में उसकी मेडल टैली उसकी इकोनॉमिक पावर को दिखाती है। अगर हम इसको ऐसा बोलें तो अच्छा रहेगा। इन जनरल बड़े कंट्रीज़ के, छोटे देशों की बात नहीं कर रहा हूँ। अब जमैका उनका एक स्पोर्ट्स अच्छा है तो उसमें ले आते हैं सारे मेडल्स वो लोग, क्यूबा का स्पोर्ट्स अच्छा है तो उसमें सारे मेडल्स ले आते हैं वो लोग, उनकी बात नहीं। ओलंपिक में डिफरेंट स्पोर्ट्स एरिना में आप जाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट स्पोर्ट्स में वही देश अच्छा कर पाते हैं, लगभग सभी खेलों में अच्छा कर पाते हैं जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, इकोनॉमिक सपोर्ट होता है उनके यहाँ पर। तो भारत के साथ भी अच्छी बात है, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, और जैसे इकोनॉमी ग्रोथ करेगी हम लोग मेडल लेकर आना चालू कर देंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं हम लोग। हालांकि मेडल टैली बहुत सस्टेन नहीं कर पा रही है हमारी। लास्ट ईयर भी हम देखें मेडल कम आए थे हमारे यहाँ पर, बैडमिंटन में, रेसलिंग में मेडल आए हमारे पास, और मेडल आ सकते हैं, हम लोग उम्मीद करें और मेडल लाए जा सकते हैं दोस्तों। शायद इस बार हम अच्छे मेडल लेकर आएंगे क्योंकि हमारी इकोनॉमी लगातार आगे बढ़ रही है। तो भारत सरकार ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को 2024 तक रेल और एयर से जोड़ दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लगातार नॉर्थ ईस्ट के कनेक्टिविटी की बात हो रही है। एक छोटा सा टॉपिक मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे। अमित शाह जी वहाँ पर थे 2 दिन पहले, और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि इन सभी राज्यों की राजधानियों को जोड़ दिया जाए रेल और एयर से 2024 तक दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि कनेक्टिविटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट वाई, क्यों ज़रूरी है ये, आखिर कनेक्टिविटी बेहतर होती है नॉर्थ ईस्ट, इससे क्या फ़ायदे होंगे देश को। 2 मिनट सुन लीजिए, मेंस का टॉपिक डिस्कशन का भी हो सकता है यहाँ पर। इस बार की पूरी ना योजना आई थी नॉर्थ ईस्ट पे, देखा था आपने इस बार की योजना को? आपने देखा इस बार की योजना को? इस बार की योजना मैगजीन, मैं उस पर एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें पूरा आर्टिकल था नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी के ऊपर। तो मैं अब योजना टाइम मिलता पढ़ाने का आपको, लेकिन मैं आपको शेयर करता हूँ, उसमें बड़ा अच्छा आर्टिकल था। वाई, क्यों कनेक्टिविटी ज़रूरी है नॉर्थ ईस्ट के लिए।
अगर हम इसको समझ पाएँ दोस्तों, क्यों मैं बस समरी कर रहा हूँ उस आर्टिकल, छोटे से आर्टिकल की, क्यों ज़रूरी है कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट के लिए। पहली बात तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा को, देश की इंटीग्रिटी को, देश की सोवरिटी को मजबूत करना चाहते हैं, एकता अखंडता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो हमें कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। तो एकता अखंडता मजबूत होगी देश की, इससे एक तो सुरक्षा बेहतर हो पाएगी और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हम अपने से जोड़ पाएंगे। तो एकता अखंडता मजबूत होगी सर, इंटीग्रिटी एंड सोवरिटी ऑफ इंडिया। इससे अलगाव खत्म होगा नॉर्थ ईस्ट का। यदि फास्टर कनेक्टिविटी होगी नॉर्थ ईस्ट के साथ, फास्टर कनेक्टिविटी होगी नॉर्थ ईस्ट के साथ, तो वहाँ पर सेपरेटिज्म जो है, वहाँ पर जो अलगाव चल रहा है, बोडो हैं या फिर नागाज़ हैं या फिर मिज़ोज़ हैं या फिर मणिपुर में या फिर कहीं और जगहों पर, वो ख़त्म होगा, सेपरेटिज्म ख़त्म होगा, डिमांड ख़त्म होगी वहाँ पर। इसके अलावा सर अगर वहाँ पर प्रॉपर कनेक्टिविटी होती है तो एक बड़ी समस्या होगी कि सर वहाँ पर राज्यों का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है बॉर्डर एरियाज़ में, और कई बार होता है कि रास्ता बंद कर देते हैं और पूरे रास्ते में लॉकडाउन हो जाता है, नाकेबंदी हो जाती है वहाँ पर अपने आप में, तो वो नहीं हो पाएगी। यानी राज्यों में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है कई बार इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो राज्य उसका रास्ता रोक लेते हैं। अब असम ने कह दिया भैया अब गायों पर बैन लगा दिया, गायों को ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। अब नागालैंड वाले कह रहे हैं हमारी जो गाय आती थी हमारे राज्य में, उनको भी रोक रहे हैं। तो अब तो इस प्रकार की समस्याएं नहीं हुई कम से कम यहाँ पर। तो इंटर स्टेट डिस्प्यूट कम होंगे, खासकर ट्रांसपोर्ट को लेकर जो होते हैं, इंटर स्टेट डिस्प्यूट कम हो जाएंगे यहाँ पर। जी हाँ, अंतर्राज्यीय विवाद कम हो जाएंगे इससे सर। और क्या असर पड़ेगा दोस्तों, और क्या असर पड़ेगा यहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, टूरिज्म बढ़ेगा सर। वहाँ का माल, वहाँ का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वहाँ के ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट बेहतर रूप से मार्केट से लिंक हो पाएंगे हमारे लिए। जी हाँ, हमारे लिए कह सकते हैं आप लोग कि टूरिज़्म बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा इससे सर, टूरिज़्म और ट्रेड बढ़ेगा। इसके अलावा हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है और अच्छी इंप्लीमेंट हो पाएगी। यदि हम नॉर्थ ईस्ट तक सड़कें बिछा लेते हैं तो वहाँ से म्यांमार जाना, वहाँ से आसियान देशों में जाना आसान हो पाएगा। हमारा एक्ट ईस्ट का जो मिशन है, जो विज़न है, वो और स्ट्रांगली इंप्लीमेंट हो पाएगा। तो हमारा एक्ट ईस्ट विज़न इंप्लीमेंट हो पाएगा दोस्तों सर इससे। ठीक है, और क्या फ़ायदा मिलेगा नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर करने से सर? नॉर्थ ईस्ट तक सड़कें, रेल नेटवर्क पहुंचता है तो कहीं ना कहीं हम लोग इन पूरे जो इनकी जो कहना चाहिए जो इंडस्ट्री है अपने आप में, इकोनॉमी का फ़ायदा, एग्रीकल्चर का फ़ायदा, टूरिज्म को फ़ायदा, सर्विस सेक्टर को फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ इनमें हार्मोनी, इनमें सद्भावना को बेहतर कर पाएंगे हम लोग। यहाँ के रिसोर्सेज का बेहतर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे इन्हीं के राज्यों के लिए, क्योंकि अगर फास्टर कम्युनिकेशन होता है तो कहीं ना कहीं इनके रिसोर्स का बेहतर यूज़ हो पाएगा। वाटर शेयरिंग को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर विवाद कम होंगे और कहीं ना कहीं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग हो पाएगा सर, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग हो पाएगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इस पर हम आगे बढ़ पाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में अगर कनेक्टिविटी बेहतर होती है, नॉर्थ ईस्ट में अगर संचार संपर्क बेहतर होता है तो कहीं ना कहीं ये सब फ़ायदे देख ही रहे हैं हम लोग यहाँ पर। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो जॉब क्रिएट होंगे सर, वहाँ पर रोज़गार क्रिएट होंगे। रेल बनाना हो या फिर नेटवर्क बनाना हो तो वहाँ पर फ़ायदा क्या मिलेगा सर हमको? वहाँ पर हमेशा एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा सर, एक रोज़गार क्रिएट होगा। और जो पहाड़ी बच्चों को या नॉर्थ ईस्ट बच्चों को मेन स्ट्रीम में आना पड़ता है, यहाँ पर आके रोज़गार ढूंढने पड़ते हैं, वो कम होगा और लोकल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिससे आत्मनिर्भर बनेगा हमारा नॉर्थ ईस्ट। जी हाँ, लास्ट समरी, आत्मनिर्भर नॉर्थ ईस्ट ये हम चाहते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत तुम्हारा उद्देश्य यही है, आत्मनिर्भर नॉर्थ ईस्ट हो, ये हमारा उद्देश्य। एक चैप्टर का नाम ही उसका आत्मनिर्भर नॉर्थ ईस्ट था, तो उसकी सारी बातें मैंने छाप दी आपके लिए। हो पाएगा दोस्तों? ऑल इज गुड। ओके भैया, सुन लो नए मंत्री साहब का स्टेटमेंट। हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट है, नए मंत्री साहब क्या कह रहे हैं। नए मंत्री साहब को मौका मिला वर्चुअल मीटिंग करने का G20 देशों के एनवायरमेंटल मिनिस्टर के साथ। पर्यावरण मंत्री जो हैं G20 के, उनका क्लाइमेट मीट था दोस्तों। अपने समकक्षों से बात करने का मौका मिला। नए मिनिस्टर आए हमारे आजकल, ठीक है सर। बात की उन्होंने और उन्होंने 2-3 बातें कही, कोट अनकोट कर रहा हूँ सीधे उनके शब्दों में सर। उनका मानना है कि कुछ देश जो करना चाहते हैं नेट ज़ीरो, G20 के देशों की बात हो रही है, इनमें से कुछ देश इस शताब्दी के मध्य तक यानी 2050 तक नेट ज़ीरो हासिल करना चाहते हैं, ठीक है सर, और कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करना चाहते हैं। ये अपर्याप्त है, विच कंसिडरिंग द राइट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जी हाँ, ये अपर्याप्त है। 2050 तक आप जो प्राप्त करना चाहते हैं, ये विकासशील देशों के आर्थिक समृद्धि के खिलाफ है। इसको डिकोड करिए शब्द को, इस लाइन को, बड़ा मज़ा आएगा आपको। यहाँ पर भारत के G20 में 19 देश और EU है, जैसा आप जानते हैं। इसको डिकोड करना पड़ेगा स्टेटमेंट को। 19 देश प्लस EU है G20 के अंदर, इसमें से भारत एक देश है। भारत ये कह रहा है इनमें से कुछ देश
ये टारगेट रख के चल रहे हैं कि 2050 तक वो नेट ज़ीरो कर लेंगे, कार्बन का एमिशन नेट ज़ीरो, मतलब वो जितना कार्बन निकालेंगे उतना ही एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो नेट ज़ीरो हो जाएगा उनका, ठीक है ना। तो नेट ज़ीरो कर लेंगे 2050 तक, वो ऐसा मानना है उनका। अब इनका कहना ये है कि यदि आप हासिल करेंगे 2050 तक तो यह पर्याप्त है, आपको थोड़ा जल्दी करना चाहिए, हो सके तो 2030 तक कर लो, 25 तक ही कर लो, अभी कर लो, कल ही कर लो, मतलब बहुत टाइम लगा रहे हैं। 2050 अपर्याप्त है, क्योंकि आप जितना उत्सर्जन करेंगे, आप जितना लेट करेंगे, उतना ही हम जैसे विकासशील देशों को मुश्किलें होंगी। जितना आप ज़्यादा पॉल्यूशन कर लेंगे, इमिशन करेंगे, उतना हम पे प्रेशर होगा कि हम भी 50-60 तक कम करें। यदि आप 30 तक कर लेंगे तो हम 2070 तक कर सकते हैं अपना नेट इमिशन ज़ीरो। यानी क्या, आप विकसित हैं भैया, आप बड़े देश हैं, आपको तो जल्दी करना चाहिए नेट ज़ीरो। हम तो गरीब हैं, हम तो कोयला जलाएंगे ना, अभी तो यार कोयला जलेगा, पेट्रोल डीजल जलेगा, हमारे यहाँ तो 50 साल जलेगा अभी। अभी कहाँ से नेट ज़ीरो पे आ जाएंगे हम? तो अभी आप चाहते हो हम नेट ज़ीरो पे नहीं आ सकते, इसीलिए आपको देनी हुई कुर्बानी, आप कुर्बानी दो, 2040 तक, 2035 तक करो नेट ज़ीरो, और हम करेंगे 2060 2070 तक। हमने बोला नहीं है, लेकिन छुपा हुआ है इसके अंदर कि हम लोग काफ़ी समय बात करेंगे। चीन कब तक करेगा? 2060 तक करने वाला है चीन, दोस्तों आप जानते हैं चीन 2060 तक करने वाला है। यूरोप के कुछ देश 2030 2040 तक करने वाले हैं, कुछ देश 2050 तक करने वाले हैं, ठीक है। ईयू मतलब मान ली 2040 तक चले जाएगा नेट ज़ीरो पर, ठीक है। अमेरिका कब तक कर रहा है? किसी को बताएंगे मुझे अमेरिका कब तक कर रहा है? तो किसी मालूम अमेरिका कब तक कर रहा है? एनीवन तो बताएं मुझे अमेरिका कब तक कर रहा है सर? कब तक नेट ज़ीरो करेगा अमेरिका? नहीं, अमेरिका ने तो कुछ बताया ही नहीं है जनाब, कुछ बोला ही नहीं है अमेरिका। तो अमेरिका इस साल बोलेगा, अपने शहरी मुख खोलेगा, और कब तक बोलेगा मालूम है आपको? वो जब कोप 26 होगा, कहाँ पर? ग्लासगो में। कब? नवंबर में। कहाँ पर? स्कॉटलैंड, ब्रिटेन के अंदर। जब समिट होगा कोप 26 का, तब अमेरिका के राष्ट्रपति जाएंगे और वहाँ बोलेंगे कि हम कितना नेट ज़ीरो पे आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, तो ग्लासगो में समिट होगा G26 का, वहाँ अमेरिका बोलेगा। उम्मीद करते हैं कि भैया 2030 बोल दो यार, 32 बोल दो, चलो 31 बोल दो यार, ज़्यादा मत करना अमेरिका, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ 50 बोलेगा अमेरिका, 50, 40 से 50 के बीच में कुछ बोलेगा, हो सकता है 40 बोल दे, बड़ी बात नहीं है। 30 तो नहीं बोलेगा अमेरिका, पक्की बात है। 30 का मतलब होगा कि आज से काम करना शुरू करना पड़ेगा। जो बाइडेन यदि आज से काम करना शुरू करेंगे तो अगली बार राष्ट्रपति नहीं बनने वाले, वो ट्रम्प फिर आ जाएगा। तो अमेरिका डरता है ट्रम्प से, ठीक है। तो जो बाइडेन भी डरते हैं ट्रम्प से, वो ना आ जाए। तो अब तो नहीं कहेंगे वो, क्योंकि उनको देश को बचाना है, एनवायरनमेंट बचे ना बचे, ठीक है। तो वो अभी शायद नहीं कर पाएंगे वो लगता है 35 साल। देखते हैं क्या होगा, हमें क्या करना, हमारा काम है यहाँ पर। इंडिया कब तक करेगा? तो बड़ा सवाल दुनिया के सामने, इंडिया कब तक करेगा? इंडिया ने कुछ नहीं कहा, फिर कुछ नहीं कहा यहाँ पर सर, ठीक है, सुनिए आराम से। तो क्या कहा भारत ने, समझ में आया आपको? डिकोड कर पाए आप लोग? कोडिंग डिकोड हो गया कि हमारा ग्रोथ होता रहे, हम कोयला जलाते रहें, इसके लिए विकसित देशों को, G20 के बाकी देशों को अपनी कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि ये तो हमारा अधिकार है डेवलपिंग कंट्रीज़ का कि इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकें हम लोग, ठीक है। आइए दोस्तों, अब जो कर रहे हैं फास्ट डिप्लीटिंग अवेलेबल कार्बन स्पेस, जी हाँ, ये जो आप कर रहे हैं ना, इतना 2050 तक पर्याप्त नहीं है। ये कार्बन स्पेस से ना धीरे धीरे बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। क्या मतलब है फास्ट डिप्लीटिंग अवेलेबल कार्बन स्पेस का मतलब क्या है? इसको डिकोड करना जरूरी है सर। इस लाइन को डिकोड करें, इसको डिकोड करते हैं। कार्बन स्पेस का मतलब क्या है सर? जैसे इस समय CO2 का इस्तेमाल में कितना हो चुका है? 420 पहुंच चुका होगा सर, 420 ppm के आसपास आ गया होगा, ऐसा मान लेता हूं मैं। हमारे एटमॉस्फेयर में, हवा के अंदर 420 ppm CO2 या ग्रीन हाउस गैसें आ चुकी हैं। CO2 पहुंच चुका है। 350 आदर्श था, इसके ऊपर चला गया कई साल पहले, और वैज्ञानिक मानते हैं यदि 500 पहुंच गया, अगर ये 500 पहुंच गया तो नो रिवर्सिबल कंडीशन, आप वापस आने के हाथ में नहीं रह जाएंगे, फिर दुनिया को बचा नहीं पाएंगे फिर आप। तो स्पेस कितना बचा है? केवल ये तो बचा है स्पेस आपके पास, वो 500 जाना ही नहीं है, 450 के पास पर रुकना है हमको। तो यहाँ से आप 300 था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले, 300 क्रॉस किया, 420 पर आ गए। ये स्पेस किसने भर दिया? विकसित देशों ने। अब स्पेस बहुत कम बचा है 500 जाने का। तो ज़रूरी क्या है, हमें यूज़ करने दो उसका यार, हम गरीब देश हैं, हमें विकास करना है, हमें यूज़ करने दो। तुम नेट ज़ीरो करो सब लोग, तुम सब नेट ज़ीरो पे आ जाओ, ठीक है। तो ये कोड डिकोड है इसका मतलब। और वी अर्ज G20 कंट्रीज टू कमिट अ ब्रिंगिंग डाउन पर कैपिटा एमिशन ग्लोबल एवरेज बाय 2030। आप समझिएगा, हमने ये भी कहा दोस्तों यहाँ पर
हमने ये भी कहा कि हम G20 के जो देश हैं उनसे उम्मीद करते हैं कि वो अपना प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत पे ले आएँ 2030 तक। देखिए गेम खेल गया भारत यहाँ पर, कैसे गेम खेला, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है ये। मैं इसी का डिकोड करना पड़ेगा एक एक शब्द, क्यों नए मंत्री साहब ने पहला बार स्टेटमेंट दिया है तो सुनना पड़ेगा क्या कहा है इन्होंने यहाँ पर। इन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है दोस्तों कि भारत क्या चाहता है कि G20 के देश अपना पर कैपिटा एमिशन ग्लोबल एवरेज पे ले आएँ 2030 तक। समझेंगे, अमेरिका में पर कैपिटा एमिशन मान लीजिए कुछ होगा, मान लेते हैं 5 टन पर ईयर होगा, मान लेते हैं एक व्यक्ति एक साल में 5 टन CO2 निकालता है, मान लेते हैं हम लोग अमेरिका में। अच्छा, EU में 3 टन निकालता होगा मान लेते हैं, चाइना में 1 टन निकालता होगा मान लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा एमिशन करते हैं। दुनिया का औसत लगभग 1 टन के आसपास होगा मान लीजिए, 1 टन पर ईयर। हम कितना निकालते हैं? हम तो 0.4 टन निकालते हैं जनाब, हम तो बहुत शरीफ आदमी हैं, हम तो बहुत कम निकालते हैं। तो हम चाहते हैं ये 1 टन एवरेज है ना, तुम सब लोग इस पर आ जाओ, हम भी इस पर आ जाएं। समझ में आई बात? मतलब समझ में आई बात? यहाँ पर इंडिया क्या खेल रहा है? इंडिया चाहता है कि सभी देश अपना प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कम कर लें, जिससे भारत को उत्सर्जन अधिक करने का मौका मिल जाए और ये देशों कम हो जाए यहाँ पर। तो ये खेला हो रहा है दोस्तों यहाँ पर। भारत ये चाहता है वी अर्ज G20 कंट्रीज टू कमिट टू ब्रिंगिंग डाउन पर कैपिटा एमिशन टू ग्लोबल एवरेज बाय 2030। ठीक है सर, अब इसको डिकोड करते हैं आपके साथ। इसको डिकोड करें दोस्तों, सुनिएगा आराम से यहाँ पर। बात करें अमेरिका में कितना है पर टन? 12 टन पर कैपिटा है अमेरिका में CO2। यूके में कितना है? 14 टन है। चाइना में कितना है? 0.2 है। भारत में कितना है? 0.4 है। ठीक है, एवरेज जो भी होगा सर, एवरेज काफ़ी 1 टन के आसपास होगा। तो हम चाहते हैं तुम 14 से 1 पर आओ और हम 0.4 से 1 पर जाएं। ठीक है ना? चलो दोस्तों, ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई आपको। नेट जीरो होता बताया मैंने कि नेट जीरो क्या होता है दोस्तों? नेट जीरो क्या होता है? रिमूव इट्स एटलीस्ट एज मच कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एज इट्स इमिटिंग। उतना ही कार्बन निकाले ताकि आप शोषित कर सकें। नेट जीरो, आप 1 टन निकालते 1 टन एब्जॉर्ब कर लीजिए, नेट जीरो। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? नए पेड़ लगाने पड़ेंगे इसके लिए आपको, और कार्बन कैप्चर टेक्निक अपनानी पड़ेंगी। कार्बन कैप्चर टेक्निक अपने बनाओ, जितना कार्बन निकालो उतना कैप्चर कर लो, या फिर पेड़ लगा दो, एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो अल्टीमेटली सर। इंडिया 3rd लार्ज एमिटर है दोस्तों, और हम लोग कभी 2050 में या 2060 में जा सकते हैं नेट ज़ीरो की ओर। वादा नहीं कर रहे हैं दुनिया को। चीन ने 2060 का किया है, उससे पहले तुम जाने से रहे कैसे भी करके ना, उससे पहले तुम जाएंगे नहीं। चलो दोस्तों, ठीक है, क्या यहाँ तक बात स्पष्ट है दोस्तों आपको? आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ, आगे चलेंगे। अमेरिका अफ़गान रिफ्यूजीज़ को दोस्तों, अफ़गान के जो वॉर चालू हो गई है तालिबान से, तो बहुत लोग देश छोड़ के जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि यहाँ रहना परेशानी का सबब बन सकता है। वॉर चालू हो गई है, तालिबान से दुश्मनी है उनकी कहीं ना कहीं। तालिबान सत्ता में आ गया तो उनको मार देगा, उनके परिवार को मार देगा। पैसे वाले लोग हैं, थोड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, निवेश कर सकते हैं, पैसा उनके पास है। तो अमेरिका यहाँ पर एक प्रकार से मदद कर रहा है, इमरजेंसी फ़ंड स्थापित किया है ऐसे लोगों के लिए जो अफ़गानिस्तान छोड़ना चाहें, वीज़ा देना चाहें, लगाना चाहें, लगा सकते हैं। जी हाँ, तो अफ़गानियों को वीज़ा सुविधा देने के लिए, उनको रिफ्यूजी बनाने के लिए अमेरिका तैयार हो गया है और एक $100 मिलियन का फ़ंड बना दिया है अफ़गान रिफ्यूजीज़ के लिए। ठीक है, अमेरिका मान रहा है मतलब रिफ्यूजी क्राइसिस होगा, देश छोड़ के जा भी रहे हैं लोग वहाँ पर बड़े स्केल में। आपको कल भी कहा था बात ये अफ़गानिस्तान की स्पेशल क्लास में अपनी, कि अफ़गानिस्तान वॉर का जो भी हो, लेकिन एक समस्या बनेगी आसपास के देशों के लिए, और वो है रिफ्यूजी क्राइसिस। जो अमेरिका नहीं जा सकते वो पाकिस्तान में घुसेंगे, जो पाकिस्तान नहीं जा सकते वो भारत आना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो भारत शरणार्थी भर सकते हैं, भारत के अंदर मुश्किलें हमारी बढ़ सकती हैं सर। ठीक है सर, तो अमेरिका ने ये स्कीम लेकर आया है। भैया चीन में एक टाइफून आ गया, थोड़ा याद रखिए नाम इसका, इन्फान। तो टाइफून का नाम थोड़ा याद रखिएगा, चर्चा हो सकती है। इन्फा, इट्स इन्फा। ठीक है, इन्फा तो चक्रवात का नाम है दोस्तों इन्फा। ताइवान के पास, फिलीपींस, ताइवान और फिर पहुंचा चीन की मुख्य भूमि पर पहुंच गया ये। तो ताइवान यहाँ से होता हुआ पहुंच गया चीन की मुख्य भूमि पर। टाइफून का नाम है इन्फा। पूछ सकता है किस सागर में आया, तो चीन सागर में देखा गया दोस्तों इसको। ठीक है, चलिए ब्राज़ील सस्पेंड क्लिनिकल ट्रायल ऑफ कोवैक्सीन। दोस्तों खबर क्या है यहाँ पर, सुन लीजिए खबर सर। यहाँ पर ये है,
खबर क्या है सर? खबर यहाँ पर दोस्तों ये है, ब्राज़ील सस्पेंड्स क्लिनिकल ट्रायल ऑफ कोवैक्सीन। कोवैक्सीन लेकर करप्शन की जांच चल रही थी वहाँ पर। पहले ऑर्डर दिया था ब्राज़ील ने, कोवैक्सीन जो हमने बनाई है देश के अंदर, उसको लेकर ऑर्डर दिया था ब्राज़ील ने। उसके बाद अब उसने कहा है कि वो जो क्लिनिकल ट्रायल चल रही है वहाँ पर थर्ड फेज़ की, उसको भी रोकता है। जी हाँ, तो वहाँ के हेल्थ रेगुलेटर एनविज़ा, जो वैसे हमारा ICMR है, वहाँ का रेगुलेटर कौन है? एनविज़ा। उसने कहा है कि अब जो क्लिनिकल ट्रायल चल रही थी भारत की वैक्सीन कोवैक्सीन की, उसे अब रोका जाता है, टर्मिनेट करते हैं वो लोग यहाँ पर, और कॉन्ट्रैक्ट तो रद्द कर ही दिया है, सस्पेंड कर ही दिया है दोस्तों। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सेटबैक है हमारी कंपनी के लिए, ये देश की कंपनी के लिए दोस्तों। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से, आगे चलेंगे हम लोग यहाँ से दोस्तों, अगली खबर पे आते हैं। ओके, एक केस है छोटा सा, छोटी सी खबर है, सुन ली दोस्तों। खबर क्या है यहाँ पर? खबर का समरी ये है कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, ठीक है, इन पर आरोप है कि बहुत सस्ता बेचते हैं, और कुछ ही सेलर को, जो उनके पोर्टल पर आके सामान बेचते हैं, कुछ ही विक्रेताओं को इनसे फ़ायदा होता है। अधिकतर जो सेलर उनको घाटा होता है और उनके माल को कोई नहीं खरीदता, क्योंकि ये बहुत डिस्काउंट ऑफर करते हैं अपने पोर्टल्स पर, और दुकानों को नुकसान भी होता है यहाँ पर। तो ये अपने एकाधिकार का मिसयूज़ कर रहे हैं, कुछ ही लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं ग्राहकों को सस्ता बेचकर, जिससे बाकी लोग बर्बाद हो रहे हैं। यानी कि ये मोनोपोली कर रहे हैं मार्केट के अंदर। मोनोपोली कहूँ या ड्यूपोली कहूँ, एक ही बात है। ड्यूपोली शायद अच्छा शब्द होता है इकोनॉमी का। ड्यूपोली, जब एक व्यक्ति करे तो एकाधिकार, दो करें तो दोहराधिकार, ठीक है। तो ड्यूपोली कर रहे हैं ये लोग, दो ही वेंडर हैं मार्केट के अंदर, ऑनलाइन मार्केट में, और ड्यूपोली कर रहे हैं एक प्रकार से, और बाकी लोग बर्बाद हो रहे हैं इनके इस कारण से। इन्होंने शिकायत की कहाँ पर जाके? हमारे दुकानदारों ने CCI में। CCI का नाम सुना है दोस्तों आपने? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। शिकायत की हम लोगों ने जाकर यहाँ पर, जनाब ये तो बर्बाद कर देंगे हम लोगों को, ऐसा वैसा। चलो कोई बात नहीं। CCI ने एक जांच पैनल बनाया, एक पैनल जांच करेगा इस आरोप की, क्या आरोप सही है कि नहीं। आरोप की भी पैनल की रिपोर्ट नहीं आई है, ठीक है। CCI ने जांच शुरू की है बस। इसी बीच अमेज़न और फ्लिपकार्ट पहुंच गए हाई कोर्ट में कि जनाब इस जांच को रुकवाइए, ये जांच नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट के में गए जांच को रुकवाने के लिए। हाई कोर्ट की सिंगल जज बैठी और ने कहा जांच में क्या बुराई है, होने दीजिए जांच को, तो जांच तो ठीक ठाक लगती है सुनने में, आपने कुछ गलत नहीं, और डरने की बात क्या है आपको? यहाँ पर अपना घूमिए आराम से, जांच करने दीजिए पैनल को। तो सिंगल जज बेंच ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट की अपील को ठुकरा दिया और CCI की जांच को सही ठहरा दिया कि जांच करिए आप। मन नहीं भरा इतना हार के इनका। फिर गए ये कहाँ पर? हाई कोर्ट की बड़ी बेंच के पास, 2 जजों की बेंच के पास। जनाब सिंगल जज बेंच ने मना कर दिया, अपील करते हैं उसके फैसले के खिलाफ हम लोग, प्लीज़ जांच को रुकवाइए। 2 जजों का फैसला आया। क्या कहा जजों ने? डिसमिस अमेज़न फ्लिपकार्ट पीली अगेंस्ट प्रोब बाय CCI। जी हाँ, 2 जजों की बेंच ने भी ये माना है कि जांच होनी चाहिए। ये इन्होंने लॉस्ट हो गया अगेन, जो अपील की थी इन्होंने सिंगल जज बेंच के खिलाफ। तो डिवीज़न बेंच बैठी हाई कोर्ट की सर, उन्होंने सही मामला पाया किसका? कि जांच करिए, CCI जांच करेगा आपकी, इसमें कोई भी गलत नहीं है दोस्तों। क्या इंपॉर्टेंट बात सही है? कॉम्पिटिशन एक्ट के तहत जांच होगी इनकी, और अब CCI पूरी जांच करेगा कि क्या इन्होंने कोई मिसयूज़ तो नहीं किया अपने एकाधिकार का, अपने ड्यूपोली का कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि बेस CCI की जांच को हम प्रारंभिक स्तर पर नहीं काट सकते हैं, इनको जांच करने दीजिए, एक बार परिणाम आने दीजिए, फिर देखते हैं इनकी रिपोर्टिंग सही है क्या नहीं। तो CCI की इंक्वायरी कैन नॉट बी क्वेश्चन एट द इनिशियल स्टेज। प्रारंभ में ही नहीं रोक सकते हमने जांच को ना, एक बार जांच होने दीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए, फिर देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है। अभी जांच को नहीं रोका जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या मेरी बात आपको स्पष्ट हो रही है? क्या मेरी बात आपको स्पष्ट हुई? न्यूज़ क्लियर हुई दोस्तों आपको? ये क्या न्यूज़ क्लियर हो गई है दोस्तों आपको, सभी लोगों को मेरे? चलिए मित्रों आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे आपके साथ। ओके, एक डेटा हमारे पास आया है, अच्छा डेटा है, ज्ञानवर्धक डेटा है, सुनिए आराम से। एक डेटा आया है, उसके मुताबिक देश के 98% बैंक अकाउंट, सरकारी बैंक में हो, निजी बैंक में हो, कहीं भी हो, वो
98% बैंक अकाउंट फुली कवर्ड हो चुके हैं इंश्योरेंस योजना में। यानी मान लो बैंक बंद हो जाता है, आपका बैंक दिवालिया हो जाता है बैंक आपका, तो भी आपका पैसा डूबेगा नहीं और आपको 5 लाख तक का बीमा मिल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ये 5 लाख तक बीमा किस कंडीशन में मिलता है? आपके यहाँ स्कीम चलती है हमारे यहाँ दोस्तों, जिसका नाम होता है DI, कहीं लिखा है हम लोगों ने यहाँ पर, रहा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये स्कीम होती है दोस्तों हमारे यहाँ पर, स्कीम का नाम लिखा है कहीं, ये रहा DICG स्कीम। ठीक है, DICG स्कीम चलती है देश में, जिसके तहत आपके बैंक अकाउंट में जो राशि रखी है उसका बीमा कराया जाता है। बैंक मान लो ख़त्म हो गया, दिवालिया हो गया, लेके भग गया बैंक मालिक पैसा, यस बैंक की तरह दिवालिया होने कगार पे आ गया, या PMC तरह बंद हो गया कोऑपरेटिव बैंक, तब भी RBI की एक कंपनी DICGC आपको 5 लाख बीमा निःशुल्क देगी, 5 लाख का बीमा देगी आपको यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए ग्राहक से कुछ प्रीमियम लिया जाएगा? नहीं, कोई प्रीमियम ग्राहक से नहीं लिया जाएगा, 5 लाख उसको दिया जाएगा। अब उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए थे तो तब भी 5 लाख मिलेंगे, 1 लाख था तो 1 लाख पूरा मिलेगा, 6 लाख थे तब भी 5 लाख मिलेंगे, यानी 5 लाख की गारंटी बीमा की है, उसके ऊपर नहीं। तो 5 लाख का बीमा मिलता है, तो इससे 98% बैंक अकाउंट फुली कवर्ड होगा। यानी देश में जो अधिकतम अकाउंट है 5 लाख से कम के हैं लोगों के, और वो पूरी तरह से सुरक्षित हो गए हैं इस स्कीम के तहत। याद रखिएगा, अब भारत सरकार एक बदलाव करने जा रही है स्कीम में। स्कीम में बदलाव नहीं कर रही है, यहाँ पर एक छोटा सा अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं हम लोग। अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं किसके अंदर? ये जो स्कीम का जो पुराना एक्ट है ना 61 का, उसमें बदलाव कर रहे हैं सर हम लोग यहाँ पर। क्या बात समझ रहे दोस्तों? 1 मिनट रुकेंगे ना, 1 मिनट थोड़ा ब्रेक दीजिए। ओके 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 ओके, अब सुनिए बदलाव क्या हो रहा है, ध्यान सुनिएगा। अब तक क्या होता है, मान लीजिए कोई बैंक दिवालिया हुआ, कोई बैंक में आपको पैसा जमा था, बैंक दिवालिया हो गया, तो यहाँ पर DIG स्कीम चलती है सर, हमारे यहाँ पर ये स्कीम चलती है। ये आपको 5 लाख का इंश्योरेंस देती है सर, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इंश्योरेंस क्लेम मिलने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, तो ग्राहक को परेशानी होती है इससे काफ़ी यहाँ पर। और इसी क्लेम को कम करने के लिए, इस समय सीमा को कम करने के लिए बिल लाया जा रहा है दोस्तों। पूरा पढ़ लेते हैं एक बार न्यूज़ को, थोड़ा एक बार देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम देखें तो एक बिल लाया गया पार्लियामेंट में, मानसून सेशन में उम्मीद करते हैं पास होगा। संसद की ABC के पार्ट 2 में इसको दिखाऊंगा, आपको बात करूंगा आपसे मैं। यहाँ पर कहा गया 98% टोटल नंबर डिपॉजिट अकाउंट आर फुली प्रोटेक्टेड। तो देश के 98% जो डिपॉजिट अकाउंट है पूरी तरह सिक्योर हो गए हैं बीमा में सर। लेकिन क्लेम सेटलमेंट टाइम इज़ मच ऑल्सो फास्टर देन कंपेयर टू 18-19। 2018-19 में तक समय लगता था क्लेम सेटल होने में। बैंक दिवालिया हुआ, मैंने क्लेम किया और बैंक से मुझे पैसा मिल जाता था, 5 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता था, 1 लाख मिलता था पहले। अब टाइम लगता था पहले, अब टाइम थोड़ा कम लग रहा है, इंप्रूव हुआ है, लेकिन बट इट कैन बी इम्प्रूव फर्दर। ये और बेहतर हो सकता है, ठीक बात है। मान लीजिए पहले 50 दिन में से पैसा मिलता था, अब 30 दिन मिल रहा है, 1 दिन में मिल सकता है पैसा, तो आपका 2 दिन में मिल सकता है, तो बहुत संभावना है इसके और सही होने की। जैसा कितना पैसा मिलता है आप जानते हैं, इस साल का वेट से कितना कर दिया गया इसको, 5 लाख। ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इस पर। 5 लाख कर दिया सरकार ने इस पैसे को बढ़ाकर। सुनिएगा, तो फरवरी 2020 में 1 लाख तक की लिमिट थी, बढ़ाकर उसको हमने कर दिया है 5 लाख कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि अधिक पैसा मिलेगा लोगों को बीमा का अपना। अब सुनिएगा नया बिल क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। नया बिल क्या कहता है? नया बिल कहता है, जो बजट में रखा गया था इस साल,
इनेबल इजी एंड टाइम बाउंड एक्सेस फॉर डिपॉजिट टू देयर हार्ड अर्न मनी। दोस्तों अब उनके लिए ये इंश्योरेंस प्राप्त करना आसान हो जाए और वो आसानी से कम समय में, एक समयबद्ध सीमा में उनको क्लेम मिल जाए। मैंने कहा पहले 50 दिन लगते थे क्लेम मिलने में, अब 30 दिन हो गया, लेकिन 5 दिन में मिल जाए, एक हफ्ते के अंदर मिल जाए, तो एक टाइम बाउंड मैनर में उनको सेटलमेंट मिल जाए सर यहाँ पर। उसके अलावा मान लीजिए बैंक दिवालिया नहीं हुआ, ठीक है, समझेंगे, बैंक दिवालिया नहीं हुआ, बैंक को आरबीआई ने अपने अंडर में ले लिया कि मैं आप पे नज़र रखूँगी, ना आप कोई पैसे दे सकते हैं ना ले सकते हैं। जैसे काफ़ी समय तक येस बैंक का हाल रहा या पीएमसी का हाल रहा लंबे समय तक कि वो ना तो पैसा निकाल सकते हैं, उसमें से आप जमा करना चाहें करें, आप निकाल नहीं सकते, आरबीआई ने रोक रखा है। तो बैंक दिवालिया नहीं हुआ यहाँ पर, तो पैसा मिल ही ना लोगों को, दिवालिया हो जाता 5 लाख क्लेम करेंगे, दिवालिया भी नहीं हुआ बैंक, आरबीआई ने अपने नियंत्रण में रख लिया बैंक को, तब क्या करें? तो यहाँ पर एक बात आती है, ऐसे केस में भी अब पैसा प्राप्त हो जाएगा। ऐसे केस में क्या होगा? डिपॉजिट टू एक्सेस देयर सेविंग थ्रू डिपॉजिट इंश्योरेंस इन अ टाइम बाउंड मैनर इन केस देयर आर सस्पेंशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस ऑफ द इंश्योर्ड बैंक। जी हाँ, अब क्या होगा? ये फायदा मिलेगा कि दिवालिया होने के बाद तो पैसा मिलता ही था 5 लाख आपको 30 दिन के अंदर। अब बैंक अगर सस्पेंड कर दिया आरबीआई ने उसका बिजनेस करना, तब भी आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस मिल जाएगा। अगर आपका मान लो आज पैसे दे निकाल सकते हैं आप 5 लाख तक उसमें से, कल बैंक का काम फिर सुचारू रूप चलने लगा तो इंश्योरेंस कंपनी को उसमें 5 लाख मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको? ये क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ पर ये पॉइंट? अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा बैंक दिवालिया हो जाए तब आपको इंश्योरेंस मिलेगा। बैंक सस्पेंड भी हुआ है तब भी आप उसके हकदार होते हैं कि आपको इंश्योरेंस की राशि मिल जाएगी। मिल गया इंश्योरेंस आपको, अब बैंक ने काम करना फिर शुरू कर दिया तो आपके अकाउंट से राशि कट जाएगी, आपको नुकसान नहीं हुआ कम से कम यहाँ पर। तो एटलीस्ट हमने देखा पीएमसी वाले केस में क्या हुआ, 3 महीने तक अभी तक बैंक सस्पेंड चल रहा है, लोगों का पैसा था उसके अंदर जमा, इंश्योरेंस नहीं मिल पाया, लोग बैठे हुए हैं। आगे से ऐसा ना हो इसको ध्यान रखा गया है। तो बैंक ऑपरेशन सस्पेंड होने पर भी उनको इंश्योरेंस का अमाउंट मिल जाएगा जिससे वो लोग अपना सुचारू काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या टॉपिक क्लियर हो गया हमको यहाँ पर? नेक्स्ट कवर पे आते हैं। फटाफट आधा घंटा 30 मिनट और दीजिए मुझे, अपनी ज़िंदगी की कीमती, खत्म करेंगे इस टॉपिक को हम लोग। अगला टॉपिक है दोस्तों, भारत का निर्यात जुलाई महीने में अच्छा रहा है। ये कहना है हमारे मंत्री साहब का कि जुलाई महीने के पहले 3 हफ्तों में हमारा एक्सपोर्ट $22 बिलियन पहुँच गया है, पिछले साल से 45% ज़्यादा। मतलब बड़ी अच्छी बात है ना, डेटा बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है देश का, ठीक है ना, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये नहीं बोलना चाहिए तेल का दाम भी बढ़ रहा है, ठीक है, तेल का दाम बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो होता क्या ना, जब डेटा अच्छा आता है ना तो देख रहे हैं मंथली वेट भी नहीं करते, 1 महीने बाद डेटा जारी करेगी सरकार, 3 हफ्ते बाद ही कैसा है सुन लो यार। मतलब 1 महीना डेट तो आंदोलन अच्छा चलता है, 10 दिन बाद देखो हमने इतना 10 दिन में इतना एक्सपोर्ट किया, 15 में इतना किया। यार 1 महीने रुक जाओ, डेटा पूरा आएगा, बता देना जनता को। नहीं, तारीफ़ करना ज़रूरी है अपनी चीज़ों की, ठीक है ना। तो पहले 3 हफ्तों में डेटा हमारा अच्छा हो गया। यार 1 महीने डेटा आता है वो बताऊंगा, फिर 4 दिन बताएंगे 4 हफ्ते डेटा आया, जुलाई का रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, याद रखना, अच्छी बात है, अच्छा जा रहा है, अच्छे दिन आ रहे हैं और अच्छे दिन बार बार गिनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे दिन के संकेत हैं एक्सपोर्ट में। $400 बिलियन का टारगेट दिख रहा है इसमें पीयूष गोयल साहब को, तो $400 बिलियन का टारगेट एक्सपोर्ट का हमारा, उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है कि हो जाए पूरा। ये सरकार की बात नहीं, दिल से दुआ है कि रोज़गार मिलेगा लोगों को, बड़ा अच्छी बात है, एक्सपोर्ट बढ़े देश में कुछ। लेकिन समस्या वही है कि ये जो है सर, ये यहाँ पर पेट्रोलियम गैस की बात करें सर, तो इनका एक्सपोर्ट 34% बढ़ गया है 1 से 21 जुलाई के बीच में सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। तो इसमें कोई ज़्यादा खास खबर नहीं है। हाँ, इस पे आते हैं दोस्तों, सुनिए आराम से। एक संस्था है दोस्तों, यूएन एस्केप। अब तो जान गए होंगे संस्था के बारे में, आज ही पढ़ा है हमने। यूएन, यह है एक क्या क्षेत्रीय आयोग। अब देखिए ये बहुत काम की चीज़ होती हैं, आप समझ पाएंगे, इनको लिंक कर पाएंगे ये क्या काम करती है ना, इसलिए यूएन पढ़ना ज़रूरी था। तो यूएन एस्केप नाम की संस्था है दोस्तों, पूरा नाम जानते हैं एस्केप का। यूनाइटेड नेशन की क्षेत्रीय संस्थाएं जो अफ्रीका में, यूरोप में, लैटिन अमेरिका में, उसमें से एक है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया पैसिफिक, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ये क्या कर रही है, एक सर्वे जारी किया उन्होंने, एक सर्वे जारी किया। हर 2 साल में करते हैं सर्वे, कोई समस्या नहीं है सर। एक सर्वे हर 2 साल में करते हैं दोस्तों सर्वे। ये 19 में किया था, 21 में किया, और उसमें भारत का जो स्कोर है वो बेहतर हो गया है। ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। सर्वे का नाम क्या है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर सर्वे का नाम यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है। ये पूरा सर्वे का नाम है ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। ये सर्वे का नाम है दोस्तों। किसने किया? यूएन एस्केप ने किया। हर 2 साल में करते हैं। और ये क्या बताता है इसमें कि किसी देश का ट्रेड कितना अच्छा हो गया,
ट्रेड में कितनी सुविधा हो गई, माल का आना जाना कितना बेहतर हो गया, कितना कस्टम क्लियरेंस आसानी से होता है, कितना डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है, इसके आधार पर डेटा तैयार होता है। और भारत का स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, रिजन सिग्निफिकेंटली। बहुत अच्छी उम्दा उछाल है भारत की, 90% स्कोर है भारत का। जी हाँ, 90%। दुनिया की 143 इकोनॉमी की बात करें, 143 अर्थव्यवस्थाओं को सर्वे में जगह दी गई है, और भारत का 2 साल पहले था 70 पॉइंट समथिंग, 78। अब हो गया भारत का स्कोर 90%, यानी भारत का 100% रिजल्ट की ओर भारत जा रहा है दोस्तों। ठीक बात है, रैंकिंग नहीं है, स्कोर है, परसेंटेज वाइज स्कोर है सर। ठीक है, हमने रिफॉर्म किए हैं सर ट्रांसपेरेंसी के आधार पर सर। 5 इसके मानक होते हैं, 5 मानक सर। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, फॉर्मेलिटीज़ यानी कितना उनको औपचारिकता करनी पड़ती, कागज़ भरने आदि की, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, संस्थाएं कैसी हैं हमारे यहाँ पर, सहयोग कैसा होता है, पेपरलेस ट्रेड, डिजिटल ट्रांजेक्शन कितने अच्छे होते हैं, और क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड, सीमा पार से आप कितने ज़्यादा अच्छे डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं। तो 5 चीज़ों के आधार पैरामीटर ये होते हैं, ट्रांसपेरेंसी, फॉर्मेलिटीज़, संस्थागत सहयोग और संस्थागत प्रबंधन और सहयोग, पेपरलेस ट्रेड एंड क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड। 5 चीज़ों के आधार पर ये मार्क्स आपको दिए जाते हैं। इंडिया की रैंक अच्छी, रैंक तो नहीं, इंडिया का स्कोर अच्छा हुआ है। और अच्छी बात यह है कि पूरे साउथ वेस्ट एशिया की बात करें, स्कोर एवरेज कितना है 63, एशिया पैसिफिक की बात करें स्कोर कितना है 65, तो हमारा स्कोर एवरेज स्कोर से काफ़ी अच्छा है सर। ठीक है, काफ़ी अच्छा स्कोर है। लेकिन अगर हम बात करें OECD देशों से, जिसमें फ्रांस, UK, कनाडा आता है, ठीक है, उनके स्कोर से कंपेयर करें हम लोग, इनके स्कोर से भी ज़्यादा भारत का अच्छा स्कोर है। यानी भारत ने काफ़ी अच्छा रिफॉर्म किया है 2 सालों में। हमारे यहाँ व्यापार सुविधा, हमारे यहाँ ट्रेड फैसिलिटेशन इन देशों से भी ज़्यादा हो गया है। ठीक है सर। अब आइए ऐसा क्यों हुआ है सर, अब आइए ऐसा क्यों हुआ है, कारण क्या है, आइए ढूंढते हैं, आपको कारण ढूंढते हैं क्या क्या हुआ है दोस्तों। रीज़न नंबर 1 क्या हुआ है सर, सरकार ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में ध्यान दिया है, कारोबारी सुगमता पे ध्यान दिया है, और कहीं ना कहीं उसके परिणाम अब दिखने लगे हैं। तो कारोबारी सुगमता में जंप आ रही है। अब जानते हैं 2 सालों में देखेंगे तो भारत ऑलमोस्ट 50 अंक उछल चुका है कारोबारी सुगमता में सर। तो वो एक परिणाम है अपने आप में। ठीक है सर। इसके अलावा और कारण क्या हैं, हमने कस्टम क्लियरेंस की चीज़ें आसान की हैं। आप नोटिस करें सर, कस्टम क्लियरेंस को हमने आसान किया है। अभी आपको याद होगा, तुरंत एक पोर्टल तैयार किया हमने, तुरंत पोर्टल, हमारे कस्टम डिपार्टमेंट ने तुरंत पोर्टल, तुरंत नाम से स्पष्ट, तुरंत, तुरंत पोर्टल, क्विक मैं कह सकता हूँ आपका क्लियरेंस के लिए तुरंत पोर्टल लॉन्च कर दिया हम लोगों ने। ठीक है सर। फास्टैग लगा दिए हम लोगों ने अपने यहाँ पर सर। सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया है, सिंगल विंडो सिस्टम, जिस पर आप एक ही जगह पर सारी परमिशन प्राप्त कर सकते हैं सर। कस्टम क्लियरेंस के लिए आपने काम किया है सर। GST आने से टैक्सेशन का मामला थोड़ा आसान हो गया है सर। यानी कई हमने टैक्सेशन व्यवस्था को, कस्टम क्लियरेंस को आसान किया है सर। आप याद करें दोस्तों, इसके अलावा और हमने क्या काम किए हैं, बड़े स्तर पर हमने जो बड़ा बदलाव किए हैं, WTO का ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट हमने अडॉप्ट कर लिया है, व्यापारी सुविधा समझौता हमने अडॉप्ट कर लिया है, और कहीं ना कहीं अपने व्यापार को, अपने ट्रेड फैसिलिटेशन को बढ़ावा दिया है, व्यापार सुविधा को बढ़ावा दिया है सर। इसके अलावा सर और क्या कर रहे हैं, हम पोर्ट्स पर, बंदरगाहों पर लॉजिस्टिक सप्लाई को बेहतर किया है दोस्तों। आपको याद होगा LPI रैंक में भारत का स्थान बेहतर हुआ है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक जारी करता है हर 2 साल में एक बार। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी जो वर्ल्ड बैंक जारी करता है दोस्तों, एक होता है लिविंग प्लानेट इंडेक्स, LPI का एक मतलब होता है लिविंग प्लानेट इंडेक्स, वो अलग है दोस्तों। एक आता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, संभार तंत्र परफॉर्मेंस प्रदर्शन तंत्र का इंडेक्स आता है सर हमारे यहाँ पर, एक वर्ल्ड बैंक जारी करता है हर 2 साल में। इंडिया की रैंक यहाँ भी इंप्रूव हुई है, यानी भारत ने लॉजिस्टिक्स में काफ़ी अच्छा काम किया है इसमें। इसके अलावा एक तरफ जो रिपोर्ट में दिख रहा था, एक रिपोर्ट में बड़ा काम ये भी हुआ है दोस्तों, मालूम है क्या, कोविड के साल में 2020 में, चूँकि भारत सरकार काफ़ी ध्यान दे रही थी कि बाहर सामान आसानी से आके दवाइयाँ आ सकें, अभी हमने ऑक्सीजन टैंकर मंगाए हैं, तो हमने एक कमेटी बनाई थी उस समय में, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ रहा था मैं। एक कमेटी बनाई है, नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन, नाम ही इसका, ट्रेड फैसिलिटेशन पर राष्ट्रीय समिति। किसकी अध्यक्षता कौन है, कैबिनेट सेक्रेटरी, और CBIC में इसका मुख्यालय है। अब समझिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात,
नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन, व्यापार सुविधा को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी। और इसका मुख्यालय कहाँ है इस कमेटी का? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट और कस्टम ऑफिस जो हमारा है, अप्रत्यक्ष कर देखता है जो हमारे यहाँ पर, वहाँ इसका ऑफिस बना रखा है। यानी कुल मिलाकर अब समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप ब्यूरोक्रेसी को समझ पाए कैसे काम कर रही है ब्यूरोक्रेसी। सीबीआईसी में हेडक्वार्टर है इसका। सीबीआईसी का नाम जानते हो? सीबीआईसी का नाम जानते हैं आप लोग? सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, अप्रत्यक्ष करों को, कस्टम ड्यूटी को, जीएसटी को देखता है, वो इस ऑफिस का नाम है दोस्तों ये। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। सीबीआईसी प्लस कंप्लेंट आई कि भैया माल भारत में ला रहे थे या भारत से ले जा रहे थे, हमारा कब मुश्किल हो रही है। व्यापारी ने शिकायत की कस्टम डिपार्टमेंट को, व्यापारी ने शिकायत की कस्टम डिपार्टमेंट को। अब कस्टम डिपार्टमेंट पहुंचाएगा दिल्ली इस बात को, कहाँ पर? सीबीआईसी के ऑफिस। सर व्यापारी लोग शिकायत कर रहे हैं। सीबीआईसी प्रपोजल देगा फाइनेंस मिनिस्ट्री को, जनाब ऐसा ऐसा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको कैबिनेट में सामने रखेगी, जनाब थोड़ा आसानी करनी, प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। तो क्या किया? कट शॉट। सीबीआईसी में बैठे कैबिनेट सेक्रेटरी बैठेगा सर यहाँ पर, और जो होगा यहीं पे सॉल्व कर दो, ऑन द इंस्टेंस, हाल सॉल्व हो जाएगा मामला। प्रक्रिया में तेज़ी आएगी। अब ये नहीं कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से कैबिनेट, कैबिनेट से कैबिनेट सेक्रेटरी और फिर रिवर्स इसी ऑर्डर में, नहीं, यहीं बैठा दी कैबिनेट सेक्रेटरी बगल में आपके, लाओ फाइल पे साइन करो, तुरंत अप्रूवल दो, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाना है, आपको दवाइयाँ मंगानी है, आपको इंजेक्शन मंगाना है, उसमें लेट हो गया तो लोग मारे जाएंगे यहाँ पर। तो हमने क्या किया दोस्तों, हमने क्या किया, एनसीटीएफ पर हमने बढ़ाया सर, यहाँ बनाया है। और साथ ही साथ हमने क्या किया है, कोविड डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द टर्म्स ऑफ द इम्प्रूवमेंट, समझेंगे दोस्तों, इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है सर, हमने बड़ा काम किया है। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक, कस्टम इन्फॉर्मेशन मेड ऑल इफेक्ट्स एक्सपेक्टेड कोविड रिलेटेड इंपोर्ट सच एज द ऑक्सीजन या फिर लाइफ सेविंग, और हमने बहुत आसान किया है। जब बहुत आसान कर दिया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना, तो इससे क्या हुआ, आपको दिख रही हैं वो चीज़ें आपके रैंकिंग में, वहाँ पर भारत ने काफ़ी आसान कर दिया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चीज़ों का, और ये आपको दिख रहा है आपके इंडेक्स में दोस्तों। क्या जोड़ पा रहे हैं बात तो यहाँ पर? तो क्या क्या प्रयास किए, जोड़ लीजिएगा इसमें। एनसीटीएफ, नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन, नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन तैयार की गई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। क्या दोस्तों बात समझ में आ गई सारी आपको मेरी यहाँ पर? आखिर भारत का यूएन स्केप में स्थान क्यों ऊंचा हुआ, क्लियर है? खत्म करें इस टॉपिक को, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलेंगे आपके साथ। चलिए, ठीक है, ओके, क्लियर, केयरफुली। संसद की स्थायी समिति ने दोस्तों क्या कहा है आईपीआर इन द कंट्री पर? सुनिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग मामला है दोस्तों, आराम सुनिए, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग मामला है ये। देखिए, वैक्सीनेशन के आईपीआर को लेकर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर काफ़ी डिबेट होती रही है नेशनल और इंटरनेशनल फ्रंट पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डब्ल्यूटीओ की ट्रिप्स काउंसिल में मामला गया, वहाँ हम फाइट कर रहे हैं विकसित देशों के साथ। एक फ़ाइट हमारे देश के अंदर भी हो रही है कि यदि हमारे पास वैक्सीन है तो क्यों नहीं हम उसे अन्य कंपनियों को या कंपल्सरी लाइसेंस जारी कर देते हैं, या जो वहाँ पर अमेरिका ने बनाई या रशिया बना रहा है स्पुतनिक, क्यों नहीं अपने देश की कंपनियों को हम लोग कंपल्सरी लाइसेंस जारी करके उनको बनाने देते हैं। डिबेट देश के अंदर भी है और देश के बाहर भी है। इसी मुद्दे पर संसद की स्थायी समिति, जी हाँ, स्टैंडिंग कमेटी किस मंत्रालय की? कॉमर्स मिनिस्ट्री की, जो कॉपीराइट के मामले देखता है देश के, उसकी स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं पार्लियामेंट को सर। कुछ उन्होंने रिव्यू किया है भारत की पॉलिसी का अंडर द कंसिडरेशन ड्यू टू कोविड-19। तो कोविड-19 के अंतर्गत इन्होंने अपनी पॉलिसी का रिव्यू किया है, आईपीआर पॉलिसी का रिव्यू किया है, और कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट आपको दिए हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार पॉइंट हैं, नोट करेंगे आराम से मेरे साथ एक एक पॉइंट करके।
समझिएगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। पहला पॉइंट, पैनल ने क्या कहा है, पहला पॉइंट कहा है कि भैया हमें देश में अनिवार्य लाइसेंसिंग जारी करनी चाहिए कोविड वैक्सीन की कमी को देखते हुए। जी हाँ, तो कंपल्सरी लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर टू मीट द स्कैर्सिटी ऑफ द वैक्सीन एंड मेडिसिन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, ये हमको जारी करना चाहिए जिससे हमारे निर्माता भी वैक्सीन दवाइयाँ आदि बना सकें कमी को देखते हुए। ठीक है, पहला काम करिए सर। ठीक है, दूसरा क्या करना पड़ेगा, दूसरा क्या करना है सुनिएगा। इन्होंने कहा कि जो आईपीआर नीति है हमारी कब की है दोस्तों, 2016 की है आईपीआर नीति भारत की। आईपीआर नीति जो है 2016 की, उसको रिव्यू कीजिए। तो उसको रिव्यू करने का समय आ गया है दोस्तों, और नवाचार और खासकर नवाचार करने का समय आ गया, क्योंकि कोविड के बाद नई स्थितियां पैदा हो रही हैं दुनिया के सामने, और ऐसे में अपनी आईपीआर पॉलिसी को रिव्यू करने का समय है। क्योंकि हम लोग अगर नहीं बढ़ावा देंगे लाइसेंस को हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, तो हमें नुकसान हो सकता है। पेटेंट अधिकार ज़रूरी हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड हेल्थ और एजुकेशन भी ज़रूरी है। तो उनका कहना है इसका रिव्यू करना पड़ेगा आपको। ठीक है सर। तीसरी बात दोस्तों कह रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, भारत कहना चाहिए काफ़ी अच्छा काम कर रहा है पेटेंट लेने के लिए, लेकिन 2019 की बात करें, हमारे यहाँ पर 25,000 पेटेंट फाइल हुए हमारे देश के अंदर। वहीं चाइना और अमेरिका की बात करें सर, तो आप देखिए लगभग अमेरिका में 3.5 लाख और चाइना में लगभग 4.5 लाख पेटेंट फाइल किए गए हैं। यानी वहाँ इनोवेशन ज़्यादा हो रहा है, वहाँ इनोवेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पेटेंट फाइल हो रहे हैं। हमारे यहाँ इनोवेशन तो नहीं हो रहे हैं, इनोवेशन तो कमी है और पेटेंट भी कमी फाइल किए जा रहे हैं। तो हमको आवश्यकता क्या है, हम ज़्यादा पेटेंट फाइल करें, ज़्यादा इनोवेशन करें, ज़्यादा हम लोग पेटेंट फाइल करें। सीधा मतलब है जितने ज़्यादा पेटेंट, जितने ज़्यादा इनोवेशन, उतना ज़्यादा एफडीआई। ठीक है इनका। तो नेक्स्ट पॉइंट उठा रहे हैं, हमें नंबर ऑफ़ पेटेंट्स बढ़ाने होंगे क्योंकि इनका सीधा संबंध एफडीआई के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, इनका मानना है कि देश में पेटेंट होने के बाद भी, कॉपीराइट मिलने के बाद भी नकली और पायरेसी चीज़ें, नकली बुक्स, नकली सीडी, नकली सॉफ्टवेयर, पायरेटेड चीज़ें बिक रही हैं, जिससे निपटने के लिए हमें और कड़े कानून की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ इनका कहना है स्पेसिफिक लेजिस्लेशन चाहिए हमको इस काम के लिए। आईपीसी की सामान्य धाराओं से कुछ नहीं होने वाला कि नकली कैसेट बना रहा है, नकली सीडी बना रहा है, नकली सॉफ्टवेयर बना रहा है, नकली किताबें छाप रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। हमको स्पेसिफिक कानून की आवश्यकता है आईपीआर उल्लंघन से मामलों से निपटने के लिए। तो स्पेसिफिक कानून की आवश्यकता, तो सारे पॉइंट बहुत काम के हैं, ये बहुत काम का है यूपीएससी का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों सुनिए अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर। ठीक है, इनका एक आलोचना इन्होंने ये की है दोस्तों, अगर आपको याद हो संसद की एबीसी में कानून पढ़ा था हमने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म, और बताया था मैंने आपको सरकार ने काफ़ी सारे ट्रिब्यूनल्स ख़त्म कर दिए, अपीलेट ट्रिब्यूनल ख़त्म कर दिए हैं और अधिकार संबंधित हाईकोर्ट को दे दिए हैं। याद होगा आपको, हमने 2 दिन पहले संसद की एबीसी में चर्चा की थी। तो यहाँ पर ये पैनल, ये जो स्टैंडिंग कमेटी है, ये सरकार की आलोचना कर रही है इसी बात पर कि जनाब जो एबोलिशन किया आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बॉडी का अंदर ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस के तहत, तो आलोचना कर रहा है यहाँ पर ये। इनका कहना है कि आपको तो कानून बनाने चाहिए और संस्थाएं बनानी चाहिए आईपीआर को बचाने के लिए, आप ट्रिब्यूनल को ही ख़त्म कर दिया आपने तो यहाँ पर। तो ये आलोचना कर रहे हैं दोस्तों इस सरकार की। तो आपको आलोचना करनी हो तो अच्छा पॉइंट है दोस्तों, मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि आप नहीं कह रहे हैं, संसद की स्थायी समिति कह रही है, जो आपसे हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट बैठे हैं वहाँ पर। ठीक है सर। और उन्होंने कहा भाई सरकार अपने मूव पर, अपने कदम के दोबारा विचार करे और उनको दोबारा आईपीआर अपील केसेस को दोबारा बैठाए, ट्रिब्यूनल को दोबारा बनाए यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। और क्या कहा इन्होंने, और क्या कहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही है अपनी रिपोर्ट में। पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे बनाइए दोस्तों, पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे पीपीएच अमंग द नेशन इज अ म्यूचुअल इनिशिएटिव विच हेल्प द क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर प्रमोटिंग एक्सपेंडिंग फाइलिंग ऑफ पेटेंट्स। ठीक है सर। पीपीएच आपको बढ़ाने होंगे। पीपीएच क्या होता है, 2 देशों में डिबेट हो गई, विवाद हो गया पेटेंट को लेकर, तो उसको निकालने के लिए एक मार्ग होता है, एक तरीके से एक रास्ता सॉल्यूशन निकाल लेते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कि यार विवाद ज़्यादा बढ़ाओ, फ़ायदा दोनों मिल जाएगा दोनों को। तो पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे क्या है दोस्तों, एक प्रकार से पेटेंट विवादों को हल करने का द्विपक्षीय समझौता, बायलैटरल एग्रीमेंट फॉर सॉल्विंग आईपीआर डिस्प्यूट्स और आईपीआर इश्यूज़ यहाँ पर। तो उन्होंने कहा है कि इनिशिएटिव लॉन्च कीजिए जिससे देश में अच्छा माहौल बनेगा, पेटेंट धारकों को इससे फ़ायदा होगा। ठीक है सर। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पीपीएच अन्य राष्ट्रों के साथ सरकार को, अब इन्होंने 7वां पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने अपील की है कि सरकार को अन्य देशों के साथ पीपीएच एग्रीमेंट करने पर विचार करना चाहिए। जापान से कर चुके हैं हम लोग, आपको याद होगा जापान से हम कर चुके हैं पीपीएच एग्रीमेंट अभी 6-8 महीने पहले।
ठीक है, तो जापान से कर चुके हैं दोस्तों, बाकी देशों से करने की मांग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं यहाँ पर ये। इसके बाद सर इनका कहना है, इसके बाद इनका कहना है कि सेक्शन 3B है जो एक्ट पेटेंट एक्ट का, शुड बी अमेंडमेंट सो दैट अ प्रोविजन ऑफ सेफगार्ड मैकेनिज्म इज इंक्लूड अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय द कंट्रोल एंड डिक्लाइनिंग पेटेंट। जी हाँ दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। सेक्शन 3B की रिफॉर्म की बात कह रहे हैं ये। सेक्शन 3B, अब तक 3D सुनते थे हम लोग एवरग्रीन पेटेंट वाला, ये 3B की बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं पेटेंट कानून में संशोधन कीजिए और पेटेंट सेक्शन 3B में संशोधन कीजिए, जिससे यदि कोई हमारा कंट्रोलर है, कोई नियंत्रक है या कोई पेटेंट जारी करने वाली संस्था नहीं दे रही पेटेंट आपको, तो उस पर आप एक्शन कर सकें, आप उसके खिलाफ जा सकें, अपील कर सकें। उसके खिलाफ आप भारत में नहीं दे रहा तो क्या किया जाए, विदेशों में नहीं दे रहा कोई हमको पेटेंट, तो हम क्या करें, उसको आपको जोड़ना होगा, उसमें आपको वहाँ पर अमेंडमेंट करना होगा। तो ये 8 पॉइंट की रिपोर्ट है दोस्तों इनकी यहाँ पर, ये मुझे लगता है बहुत अच्छी रिपोर्ट है। क्या ये 8 पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं दोस्तों? एक बार क्विक समरी कर लें फटाफट 8 पॉइंट की आपके संग। पहला उनका कहना है कंपल्सरी लाइसेंस दीजिए कोविड-19 में, पहला पॉइंट है कंपल्सरी लाइसेंस दीजिए दोस्तों। दूसरा है पॉलिसी का रिव्यू कीजिए, 2016 की पॉलिसी का रिव्यू कीजिए। तीसरा इनका कहना है कि भारत को नंबर ऑफ पेटेंट ज़्यादा फाइल करने चाहिए जिससे FDI ज़्यादा आ सके। चौथा पॉइंट कह रहे हैं दोस्तों ये कि भारत को विशेष कानून बनाने की आवश्यकता है जिससे हम लोग पायरेसी को और नकली करेंसी को, नकली इनोवेशन को, नकली चीज़ों को रोक सकें। पांचवा इनका कहना है कि ट्रिब्यूनल जो आपने ख़त्म किया है इसको रिव्यू कीजिए, इसको रिव्यू करने का समय आ चुका है। इनका नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, छठवां पॉइंट कहाँ गया हमारा? अच्छा छठवां नहीं था क्या? छठवां भी था ही नहीं क्या? अच्छा कोई बात नहीं, 6 एंड 7 पॉइंट याद कर लेते हैं। 6 पॉइंट क्या है आपका? PPH एग्रीमेंट कीजिए बाकी देशों के साथ। 7 पॉइंट क्या है आपका? सेक्शन 3B को रिव्यू कीजिए। क्या दोस्तों 7 पॉइंट क्लियर हैं आपको यहाँ पर? रोकें इस न्यूज़ को हम लोग। कई बार खबरें अच्छी होती हैं, बताने का मन कर रहा है इसलिए बता रहा हूँ मैं कि ज़रूरी है एक बार, क्योंकि फ्लो में होते हैं। आज ही पढ़ा है, तकनीकी चीज़ें हैं, मैं तो ये रिसर्च भी कर रहा था इस पर सारी। ठीक है सर, चलिए मूव करते हैं दोस्तों, अगली खबर पे आते हैं आपके साथ। अगली खबर क्या है सर? काम की है, सुनिए दोस्तों अगली खबर क्या है। अगली खबर यहाँ पर है 27 पेस्टिसाइड। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ सुनिएगा आराम से। एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी दोस्तों भारत सरकार ने। अनुपम कमेटी लिखी गई, अनुपम कमेटी, अनुपम वर्मा। जी हाँ सुनिएगा, भारत सरकार ने अनुपम वर्मा कमेटी बनाई थी आज से कुछ साल पहले। उनको 66 पेस्टिसाइड हम यूज़ कर रहे हैं देश में कृषि के अंदर, कहा था रिव्यू कीजिए कि कौन कौन से पेस्टिसाइड हमको यूज़ करने चाहिए, कौन से बंद कर देने चाहिए। तो अनुपम वर्मा कमेटी ने रिव्यू किया और उन्होंने कहा था 12 पेस्टिसाइड तो तुरंत बंद कर दीजिए। तो हमने तुरंत बंद कर दिए, कहने पर 1 मिनट लगाया बैन करने पर, तो 12 उनके कहने पर तुरंत बंद कर दिए। 27 पेस्टिसाइड अंडर स्कैनर हैं, बैन होने वाले हैं। उनके नाम लिखे हैं दोस्तों। जब 12 किए थे तो UPSC ने 3 का नाम दे दिया उसमें से और पूछा था ये 3 चीज़ें क्या हैं, पेस्टिसाइड हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, मिसाइलों के नाम हैं, जो भी दिया होगा ऑप्शन, पेस्टिसाइड से तीनों वो। अब 27 की बात आ रही है, नाम मैंने लिख दिए, मेरा काम यहाँ ख़त्म हो गया, आपका काम शुरू हो गया, ठीक है ना। अब डाइकोफोल है, या बहुत कॉमन नाम है दोस्तों सारे, तो थ्रीराम है, साइफोसुल्फ्रॉन है दोस्तों, बहुत कॉमन नाम है, यहाँ से यूज़ करते रहे हैं। 2,4-D है, डेलामेल्टीथ्रीन है, एंड्रोजाइन है, एसेप्टेवाट, वॉट एवर सारे हैं दोस्तों, याद तो नहीं रख पाएंगे, याद कर भी नहीं पाएंगे। एक बार बस स्कैन कर लीजिएगा, आंखों में छप जाए तस्वीर ना, छप जाएगी तो फिर आपको याद आ जाए एग्जाम में दिख गया तो ये, ठीक है दोस्तों। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से? मित्र कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही है सर। एवरीथिंग इज ओके सर और क्लियर सर। तो यहाँ पर सरकार का कहना है कि 27 पेस्टिसाइड पर दोबारा विचार कर रहे हैं। 12 बैन कर चुके हैं, 27 को हम और लिस्ट में ला चुके हैं। याद रखिएगा कमेटी का नाम अनुपम वर्मा कमेटी, 60 पेस्टिसाइड दिए थे इनको, तो 12 ऑलरेडी बैन हो चुके हैं दोस्तों। 6 को सरकार फेज आउट कर चुकी है, बैन करना प्रतिबंधित कर स्वीकार कर चुकी है, धीरे धीरे खत्म कर दिए जाएंगे। 18 हो गए सर। 27 को हम लोग बैन करने का प्लान कर रहे हैं, अंडर कंसिडरेशन है। वो कैसे बैन होता है, 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, वो अलग बात होगी, लेकिन करने का हम लोग प्लान कर रहे हैं। बड़ी बात यह है 27 पेस्टिसाइड हम बैन करना चाहते हैं सर यहाँ पर, ठीक है। DET जैसे इसका यूज़ हम लोग पहले करते थे, कृषि में बंद कर दिया, कृषि में यूज़ नहीं करते हम इसका, ठीक है। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में कहीं कहीं यूज़ होता है दोस्तों इसका। तो कितने हो गए सर? 12 + 6 18 + 27 दैट मीन्स 45,
46 DDT हो गया दोस्तों। इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास हैं। एंडोसल्फान की बात चर्चा ही नहीं की इन्होंने यहाँ पर, इसका रिव्यू नहीं किया गया क्योंकि मामला कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा है। 18 पेस्टिसाइड को कंटिन्यू कहा है, रख सकते हैं, जारी रख सकते हैं यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट सारे नंबर याद करें। सिर्फ आपको याद करना है कि 12 बंद हो चुके हैं, 6 फेज आउट करना धीरे चालू कर दिया है, 27 भी बैन कर रही है सरकार। तो ऑलमोस्ट 66 जो रिव्यू किए उनमें से 45 आप ऑलमोस्ट 2/3 आप बैन कर रहे हैं या बैन हो चुके हैं। बड़ी बात है। तो निश्चित तौर पे पेस्टिसाइड को कम होना ज़रूरी है। हमें ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ना होगा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमको आवश्यक है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हमको आवश्यक है। हमें कीटनाशी कम करने होंगे। लोगों के स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर डाल रहे हैं। ये फूड चेन में आ चुके हैं, एंटीबायोटिक खराब हो रहे हैं हमारे, और AMR बहुत तेज़ी से हमारे अंदर बढ़ रहे हैं। बड़ा कारण उसका पेस्टिसाइड का यूज़ होना भी है हमारी एग्रीकल्चर के अंदर। और बड़ा नुकसान क्या होता है, इस एग्रीकल्चर हम यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड, तो हमारा एक्सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। EU कहता है भैया ये ज़्यादा है आपके इसमें, कभी ये ज़्यादा है आपके उसमें, तो मुश्किल होती है हमारे लिए। अभी हमने देखा पाकिस्तान का बासमती एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा पाकिस्तान EU को, कारण पेस्टिसाइड ज़्यादा है उनके यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर, इनको सब याद करिएगा। हो पाएगा न्यूज़ के क्लियर हो पाएगा दोस्तों। ओके, लिसन केयरफुली। रबर बोर्ड लॉन्चेस लैंडस्लाइड जोनेशन मैप। दोस्तों रबर बोर्ड की बात बार बार आ रही है। RRII के नाम आपको याद हो गया उम्मीद कर रहा हूँ, वर्चुअल टूर किया था हमने 2 दिन पहले इसके बारे में, RRI का। अब रबर बोर्ड की बात आ रही है दोस्तों। रबर बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है, याद होगा दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है रबर बोर्ड आपका यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है रबर बोर्ड। अब यहाँ बात हो रही है RRII की दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ। इन्होंने क्या किया है, रबर बोर्ड ने तैयार किया है एक लैंडस्लाइड जोनेशन मैप। जी हाँ, आपको याद होगा RRII ने दोस्तों, RRII ने बताया था कि केरल के जिन इलाकों में रबर प्लांटेशन होता है वहाँ पर समस्या क्या आती है, वहाँ पर समस्या लैंडस्लाइड की ज़्यादा आती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर रबर बोर्ड कह रहा है उन्होंने तैयार किया देश का पहला लैंडस्लाइड जोनेशन मैप। जहाँ जहाँ खतरा है लैंडस्लाइड का, जिससे प्लांटेशन जब रबड़ का हो तो उस बात को ध्यान रखा जाए। लैंडस्लाइड कहाँ कहाँ हो सकता है, वहाँ रबड़ का प्लांटेशन ना हो, मतलब कुल मिलाकर ये क्लियर मैसेज दिया रहा है। तो लैंडस्लाइड जोनेशन मैप तैयार किसने किया है दोस्तों, देश के रबर बोर्ड ने। ठीक है, और एक ऐप तैयार की है रब AC। तो रबड़ AC की बात करें हम लोग, एक तैयार किया है रबर बोर्ड ने एक ऐप। बात करते हैं क्या ऐप है दोस्तों। कुल मिला के रबड़ AC सेंसस के लिए कर रहे हैं ये लोग कि जो रबड़ पैदा होती है, कितना प्लांटेशन है, कितने पेड़ हैं, कितना हमारे पास बागवानी है रबड़ की, और कौन कौन कितने किसान इन्वॉल्व हैं, कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, उनका पूरा डेटा मिलेगा इस एप्लीकेशन पर आपको, इस ऐप पर आपको। ठीक है, तो लैंडस्लाइड जोनेशन मैप तैयार किया। सुन लीजिए, रबड़ पे बहुत काम हो रहे हैं। पॉइंट्स में लिख लीजिए क्या क्या काम हो रहा है रबड़ के क्षेत्र में। पहला काम, लैंडस्लाइड जोनेशन मैप तैयार किया है। पहला पॉइंट लिखिएगा, लैंडस्लाइड जोनेशन मैप तैयार किया है किसने, रबड़ बोर्ड ने, पहला काम। दूसरा, रूब AC या रबड़ AC एप्लीकेशन तैयार की गई है इसी बोर्ड के द्वारा दोस्तों। किसके लिए है, जिससे रबड़ प्लांटेशन कहाँ कहाँ इंडिया में, कितने कितने पेड़ हैं और कितने किसान इसमें इन्वॉल्व हैं, उनका डेटाबेस है सर। 2 काम, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों रबड़ बोर्ड ने क्या तीसरा काम क्या किया है, हम एक सॉइल फर्टिलिटी मैप तैयार करवा रहे हैं। कितनी मृदा उत्पादकता है, कितनी मृदा उर्वरता है रबड़ के लायक पैदा करने के लायक, तो सॉइल फर्टिलिटी मैप तैयार करवा रहे हैं दोस्तों हम लोग अन्य संस्थाओं के सहयोग से, जिससे हम रबड़ पैदा करने पर अधिक ध्यान दे सकें। रबड़ पैदा करते समय कहाँ पर वो प्लांट हो सकता है उस पर ध्यान रख सकें। तो वी हैव सॉइल फर्टिलिटी मैप। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा RI क्या कर रहा है सर यहाँ पर, हाँ ठीक है, RI ने बताया था आपको मैंने, या नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे RRII ने, चौथा जो पॉइंट है आपके पास आप जो 2 दिन पहले न्यूज़ थी उसको लिखवा रहा हूँ। RRII ने, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्या किया है सर, RRII ने क्या किया है, देश में लिंक स्थापित किया है रबर प्लांटेशन और लैंडस्लाइड के बीच में। तो लैंडस्लाइड रिस्क कैटेगरीज तैयार की हैं, लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क कैटेगरी तैयार की हैं उसने। तो RRII ने लैंडस्लाइड और रबर के प्लांटेशन में रिस्क संबंध स्थापित किया है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और क्या किया है इन्होंने, रूब AC बताई मैंने ऐप क्या है सर अपने आप में, ये ऐप क्या है, प्लांटेशन कितना है, उस किसान कितने हैं, इनकी सहायता जान पाएंगे हम लोग रूब AC की सहायता से।
तो ये हैं दोस्तों 4-5 प्रयास, लिख लिया हमने 4 प्रयास ये। तो रबड़ बोर्ड, इसके अधीन काम करता है RRII, ये काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अधीन, और इसका हेडक्वार्टर बताए थे मैंने आपको रबड़ बोर्ड के और RRII के। लगातार न्यूज़ आ रही है रबड़ प्लांटेशन से दोस्तों इस बार, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ रबड़ प्लांटेशन पर भी सवाल पूछ सकता है, या फिर आर्टिफिशियल रबड़, नेचुरल रबड़, साइंस वाला क्वेश्चन, जनरल साइंस का क्वेश्चन आ सकता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन आ सकता है, आर्टिफिशियल रबड़ क्या होती है, नेचुरल रबड़ क्या होती है, वहाँ से क्वेश्चन निकाल सकता है UPSC। थोड़ा उसको देख लेंगे आप लोग यहाँ पर। आर्टिफिशियल रबड़ में कौन सा देश आगे है, या भारत किस रबड़ में कौन सा उत्पादन हम लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है, इसको प्लीज़ देख लीजिएगा, ये काम का हो सकता है। रबड़ पर रिसर्च थोड़ा सा करेंगे आप लोग मेरे साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कुडानकुलम, कुडानकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं रशिया के सहयोग से, रूस के सहयोग से दोस्तों कुडानकुलम में 6 रिएक्टर लग रहे हैं। 6 रिएक्टर लग रहे हैं 1-1 हज़ार मेगावाट के। रिएक्टर किस टाइप के हैं सर? VVER प्रकार के रिएक्टर हैं। एक जगह बनेगी 6000 मेगावाट बिजली। 1-1 में 1000 मेगावाट के 6 रिएक्टर लग रहे हैं। 1 और 2 रिएक्टर काम करना शुरू कर चुके हैं, ये 2 स्थापित हो चुके हैं, काम करना शुरू कर चुके हैं। नंबर 3 और नंबर 4 पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, ऑलरेडी कुछ बन चुके हैं वो। नंबर 5 और नंबर 6 पर इस जून में काम शुरू कर दिया गया, यानी यहाँ पर अभी काम शुरू कर दिया गया है सर। 3 और 4 पर काफ़ी काम हो चुका है, 1 और 2 शुरू हो चुके हैं, यानी 2000 मेगावाट बिजली बननी चाहिए। कुछ बन रही है उसमें, कुछ आधी बिजली बन रही है, पीक पर नहीं आए, आ जाएंगे। याद रखिएगा, तकनीकी रूप से समझ लीजिए। VVER रिएक्टर जो होते हैं सर, ये लाइट वाटर रिएक्टर होते हैं दोस्तों। लाइट वाटर रिएक्टर समझते हैं, हल्के जल वाले रिएक्टर। तो कौन सा रिएक्टर होगा बेसिकली? हल्के जल वाले रिएक्टर कौन से होते हैं दोस्तों? या मैं कहूँ बॉइलिंग वाटर रिएक्टर इस प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं लाइट वाटर? फ्यूल कौन सा होता है इसमें दोस्तों, बताएंगे मुझे आप लोग? पूरा न्यूक्लियर साइंस पढ़ चुके हैं मेरे संग आप लोग। अब फ्यूल रिएक्ट कौन सा होता है दोस्तों इसके अंदर? फ्यूल होता है सर इसके अंदर यूरेनियम 235, यानी एनरिच, लो एनरिच यूरेनियम होता है सर इसके अंदर। LEU फ्यूल होता है सर इसका। मॉडरेटर और कूलेंट क्या होते हैं इसके अंदर? मॉडरेटर और कूलेंट क्या होते हैं सर इसके अंदर? H2O, यानी सामान्य जल, लाइट वाटर इसके अंदर मॉडरेट कूलेंट होता है सर। बाकी आपका कंट्रोलर तो वही कैडमियम की रॉड्स होती हैं सर, ग्रेफाइट की रॉड्स होती हैं यहाँ पर, ये आप पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी BWR रिएक्टर हैं सर, और ऐसा ही रिएक्टर होता है VVER रिएक्टर वो कहते हैं, ठीक है। तो रशियन रिएक्टर है, उसका नाम है VVER, वो लगाए गए हैं, 6 लगेंगे, 2 लग चुके हैं कुडानकुलम में दोस्तों, ठीक है। रोज़गार पैदा होंगे, सारी बातें हैं यहाँ पर, ठीक है सर। कूलिंग के लिए भारी जल कहाँ से पढ़ लिया यार? कूलिंग के लिए भारी जल कहाँ से पढ़ लिया भाई? यार बदनाम करोगे तुम लोग, मुझे मरवाओगे यार। इतना पढ़ाने के बाद भी कूलिंग के लिए भारी जल कौन सी होती है? कूलिंग किससे होती है कूलिंग यार इसकी? मॉडरेटर कूलिंग, कूलिंग के लिए क्या होता है दोस्त यहाँ पर? इसमें भारी जल होता है कूलिंग के लिए। D2O, मतलब H2O अलग से भरूँ, D2O अलग से भरूँ, इसके अंदर ये चाहते हो? क्यों करूँगा भाई ये काम? मैं ASWR में करूँगा ना यार, ये काम मुझे करना हो तो ASWR में करूँगा। भारी जल, हल्का जल और मॉडरेटर के लिए वहाँ पर D2O लूँगा। इतना पढ़ाने के बाद भी मुश्किल है यार। ठीक है चलो, दोनों याद रखिए H2 होता है इसके अंदर, दोनों में H2 होता है, फाइन। VVER एक टेक्निकल रशियन टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, वो यूज़ करते हैं वाटर, VV मतलब वाटर बोलते हैं, वाटर तो V से स्टार्ट करते हैं, वाटर एनर्जी रिएक्टर बोलते हैं। तो वाटर एनर्जी रिएक्टर, तो वाटर मतलब ये भी वाटर और ये भी वाटर, H2O भी कूलेंट और H2O ही मॉडरेटर, तो वाटर एनर्जी रिएक्टर बोलते हैं वो उसको। हमारे यहाँ पर जो रहता है BWR बोलते हैं, LWR बोलते हैं, सामान्य रिएक्टर दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ये 2 रिएक्टर लग चुके हैं दोस्तों, काम शुरू हो गया इन पर, जून में काम शुरू हो चुका है इनके ऊपर। 6 रिएक्टर लगने वाले हैं 1000 मेगावाट के, 1 और 2 काम करना शुरू कर चुके हैं, 3 और 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 50% कंस्ट्रक्शन मतलब काम चालू कर चुके हैं दोस्तों। 6 रिएक्टर कुडानकुलम में, ठीक है दोस्तों। ये अनअकैडमिक एजुकेटर आ गए आपके साथ, ये आ गया, ठीक है, सब ठीक है सर। 20 बुक्स का ऑफर, लोन फॉर UPSC आपके लिए, प्लस आइकॉनिक बैचेस दोस्तों आपके लिए। जुड़ सकते हैं हमारे साथ सर, आप इस बैचेस में जुड़ जाओ दोस्तों। वेडनेसडे से पहले, 1 अगस्त से पहले अच्छे ऑफ़र चल रहे हैं।
full test series, that's it.